हां, अजून पुढे आहे क्या? तिथं वहाँ पर चालू हो गया असंख्यात, जगने परता संख्यात के 2 त्रिभाग मात्र क्या है 142 है ना, 142। इस प्रकार जाकर जगने परता संख्यात के 2-3 भाग मात्र विरलन अंकों के प्रति प्राप्त राशि से 1.5 गुना हानि को गुणित करने पर असंख्यात कर्मस्थितियाँ उत्पन्न होती है। वहाँ से चालू हो गया असंख्यात कर्मस्थिति, फिर आगे सब भागार वो असंख्यात कर्मस्थिति प्रमाण होगा। उसका भी उदाहरण लेकर के यहाँ दिखाया है नोट्स में, कल नहीं मतलब बताया था। नोट्स में पेज नंबर 85 है, 85। कितनी कर्म स्थितियां वैसा किया था ना वहां पर, एक विरलन राशि पर स्थित उसको 1.5 गुना का भाग देते हैं तो 1.5 कर्म स्थिति आती है। 2 विरलन पर प्राप्त राशि को प्लस करके उसको 1.5 गुना आने से गुना करेंगे तो वहां पर 3 कर्म स्थितियां उत्पन्न होती है, ऐसा किया था ना। फिर इस प्रकार जाकर जगन परिता संख्यात के 2-3 भाग मात्र विरलन अंकों के प्रति प्राप्त राशि से 1.5 गुना हानि को गुणित करने पर जगन परिता संख्यात प्रमाण कर्म स्थितियां उत्पन्न होती है। वो कैसे, तो उसके लिए उदाहरण लेकर के दिखाया है। जगन परिता संख्यात हमने 6 माना और उसका 2 त्रिभाग किया तो कितना हुआ, 4 हुआ। 6 का 2 त्रिभाग किया तो 6 को 3 से भाग दिया और 2 से गुना किया तो 4 आया। तो 4 विरलन अंकों की प्राप्त राशि कितनी हो गई, 24 हो गई। 24 को 1.5 गुना आने से गुना किया तो 288 हुए, मतलब वह 6 कर्म स्थितियां, 6 मतलब जगन परिता संख्यात माना है ना। तो किसी भी राशि का 2 त्रिभाग करके उतने विरलनों पर स्थित राशि का अपने करके करेंगे तो वह राशि प्रमाण आएगी, वह कर्म स्थितियां। आवली निकालना है तो आवली का 2 त्रिभाग करो और उतने विरलनों पर स्थित जो राशि है उसका जोड़ करके 1.5 गुना से गुना करो तो आवली प्रमाण कर्म स्थितियां उत्पन्न होगी। किसी भी राशि प्रमाण कर्म स्थितियां निकालना है तो उसका 2 त्रिभाग करके, क्योंकि वहाँ प्रारंभ 1.5 से गुना करना है ना, इसलिए वो 2 त्रिभाग किया। अब 142 पेज पर प्रकरण क्या चल रहा है, यहाँ पर उत्कृष्ट संचय कहाँ पर होता है, तो उन सब कर्म स्थितियों में संचित हुए जो समय प्रबद्ध है उनका प्रमाण दिखाने के लिए पहले एक समय प्रबद्ध की रचना किस प्रकार होती है वो बताया। समय प्रबद्ध की प्रमाण, प्ररूपणा, प्रमाण, श्रेणी और अल्पबहुत्व, भागाहार, भागाभाग और अल्पबहुत्व, इस प्रकार से उसका वर्णन किया। तो हर समय प्रबद्ध के एक एक निषेक का कितना भागहार है इसका निकाला। कल क्या किया था, केवल समय प्रबद्ध के एक एक निषेक का कितना भागहार है, मतलब उस निषेक से समय प्रबद्ध को भाग देने पर कितना आता है या कितने का भाग देने पर वह निषेक आता है, मतलब भागहार भी निकाला और वो निषेक भी निकाला। इस प्रकार किया तो अंतिम निषेक तक भागहार निकाला। तो यहाँ अंतिम निषेक का भागहार निकल चुका है। फिर अब क्या करना है कि कर्म स्थिति के पहले समय में बांधा हुआ जो समय प्रबद्ध है उसका जो संचित द्रव्य है उसका भागहार क्या है वो निकालना है। तो वो भी निकल गया क्योंकि उसमें एक ही अंतिम निषेक रहा है। तो अंतिम निषेक का जो भागहार है समय प्रबद्ध के, वही उस पहले समय में बांधे हुए समय प्रबद्ध का संचित द्रव्य का भागहार होगा। अभी यहाँ वही पढ़ते हैं 142 पेज पर नीचे पैराग्राफ है। वो नहीं लिया इन्होंने इधर ना, अंतिम ही निषेक लिया है, प्रथम निषेक प्रमाण नहीं लिया। वो प्राभृत में अग्र स्थिति प्राप्त द्रव्य का कथन करते समय कर्म स्थिति में निक्षिप्त हुए समय प्रबद्ध प्रमाण द्रव्य का काल सांतर वेदक काल और निरंतर वेदक काल के रूप में 2 प्रकार से आता हुआ बतलाया है। उनमें से
बंद समय से लेकर एक अवधि के पश्चात प्रत्येक समय प्रबद्ध अपवर्तित होकर नियम से वेदा जाता है, जो कि इसके आगे पल्योपम के असंख्यातवे भाग मात्र काल तक नियम से निरंतर वेदा जाता है। इसको निरंतर वेदक काल कहते हैं। इससे आगे के समय में अवेदक काल आता है, जो जघन्य से एक समय और उत्कृष्ट रूप से पल्योपम के असंख्यातवे भाग मात्र होता है। तत्पश्चात एक समय से लेकर उत्कृष्ट रूप से पल्योपम के असंख्यातवे भाग मात्र काल तक नियम से निरंतर वेदक काल होता है। इस प्रकार पल्योपम के असंख्यातवे भाग मात्र वेदक काल और पल्योपम के असंख्यातवे भाग मात्र अवेदक काल से कर्म स्थिति का अंतिम समय प्राप्त होने तक समय प्रबद्ध जाता है। चारित का ऐसा मतलब एकदम ये कभी आया नहीं ना, ऐसा ये वेदक काल मतलब बीच बीच में ऐसा खंडित हो करके उदय में आता है, ऐसा उनका कहना है। निरंतर वेदक काल मतलब किसी समय प्रबद्ध का निरंतर उदय होगा, तो एक समय उदय आकर के फिर अंतर पड़ सकता है, या लगातार कितना उसका उदय हो सकता है, तो पल्योपम के असंख्यात भाग काल तक कह रहे हैं। तो उस समय प्रबद्ध का निषेध निरंतर रूप से पल्योपम के असंख्यात भाग काल तक उदय में आएगा, फिर वहां पर अंतर पड़ेगा। इतना स्पष्ट नहीं हुआ क्या कहना चाहते हैं, लेकिन इतना ही मतलब उसमें से आया कि एक समय प्रबद्ध का द्रव्य निरंतर वेदा नहीं जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि संक्रमण होकर के दूसरे रूप से भी उदय में आता, क्योंकि निषेक रचना तो खंडित रूप से नहीं बनेगी। निषेक रचना जो है वो पूरे समय प्रबद्ध में मतलब जितनी स्थिति बांधी है उसमें होगी, तो उसका संक्रमण होकर के अन्य रूप से उदय में आता है बीच में, इसलिए उस रूप से वेदा नहीं जाता इस अपेक्षा से कहा हो या हाँ। लेकिन एक एक विशिष्ट समय प्रबद्ध का लेना पड़ेगा ना, यहाँ पर ऐसा खंडित तो होगा ही नहीं, मतलब पूरा खंडित हुआ ऐसा नहीं, लेकिन एक समय प्रबद्ध क्या यहाँ क्या बताया उन्होंने, अग्र स्थिति प्राप्त द्रव्य का। अग्र स्थिति किसको कहा था वहां पर, जो उदय में लास्ट में आता है वो अग्र स्थिति प्राप्त द्रव्य का कथन करते समय कर्म स्थिति में निक्षिप्त हुए समय प्रबद्ध प्रमाण द्रव्य का काल, कर्म स्थिति में निक्षिप्त हुए समय प्रबद्ध प्रमाण द्रव्य का काल सांतर वेदक काल और निरंतर वेदक काल के रूप में दो प्रकार से जाता हुआ बतलाया है। उनमें से बंद समय से लेकर एक अवधि के पश्चात प्रत्येक समय प्रबद्ध अपवर्तित होकर नियम से वेदा जाता है, जो कि इसके आगे पल्योपम के असंख्यातवे भाग मात्र काल तक नियम से निरंतर वेदा जाता है, व्यापकर्षण करके। हाँ हाँ, अवली काल के बाद नियम से उसमें मैंने कहा अब ये सभी करण है ना निरंतर चालू रहते हैं, अपकर्षण उत्कर्षण संक्रमण और ये अपने बाकी सब उदीर्णा, ये निरंतर चालू रहते करण जब तक। वो बंदावली जब बांधा तो उस समय उसका वो निश्चित होगा, इतना ही, उतनी निषेक रचना होती इतना ही उसका अर्थ होगा। रचना होती नाही वो उतना ही अर्थ है। पण ते अंतर आपण पण आबादा अंतर्मुहूर्तच मानले की कमीत कमी, म्हणजे वरची मानली आहे ती कधी भी अंतर्मुहूर्तानंतर आवलीनंतर उद्याला येऊ शकते ना, त्यामुळे त्याचं व्हॅल्यू तसं काय नाही, फक्त एक आवली मात्र त्याची व्हॅल्यू आहे। निषेक रचना कितनी बनेगी इसका उतना खाली ये होगा, आबादा छोड़ करके होती है, लेकिन आबादा पूरी आबादा प्रमाण ये होता ही नहीं है, मतलब छोड़ करके उदय आता है। एक तो अन्य समय प्रबद्धों का तो उदय निरंतर चल रहा है, जिसका आपने बंद किया है उसी की वो आबादा गिनी जाती है, ऐसे कोई आबादा लगातार रहती नहीं है। आणि जास्तीत जास्त किती काळ ते समय प्रबंधातले परमाणु उदयाला येऊ शकत नाही हे सुद्धा सांगणं त्याचं प्रयोजन आहे।
मैक्सिमम काल कितने काल तक वो उदय में नहीं आ सकता। मग ते जसं काय काय खरे तो नियम से सांगितलं ना, बंद समय से लेकर एक आवली के पश्चात प्रत्येक समय प्रबद्ध अपवर्तित होकर नियम से वेदा जाता है असं सांगितलं ना. नियमाने त्याचे येतात. आगे चारित्र नहीं, यहाँ पर अभी समझ में आए कि किसी भी समय प्रबद्ध का उदय निरंतर पूरी कर्म स्थिति प्रमाण तक नहीं रहेगा, उसमें कुछ अंतर छोड़ करके उदय आता है. मतलब सांतर और निरंतर ऐसे दोनों का काल पल्लवम का असंख्यात्वा भाग बताया. एक साथ तो बहुत सारे समय प्रबद्ध है, 1.5 गुणा गुणित समय प्रबद्ध है, उसमें से तो आएगा उदय में. अग्र स्थिति प्राप्त ऐसा कहा है ऊपर है उन्होंने. संक्रमण स्त्रीबुक संक्रमण होकर के उदय में आता है. अभी इतना स्पष्ट नहीं हुआ है, मतलब इसका क्या विधि है वो समझ में मतलब कहीं पर पड़ी नहीं है, ऐसा यहीं पर आया है यह. आगे चारित्र मोहनीय की क्षपना में जो मूल गाथा आई है उसकी 4 भाष्य गाथाएं हैं. उनमें से तीसरी भाष्य गाथा में भी इसी अर्थ की प्ररूपणा की गई है. यथा असामान्य स्थितियां 1 है, 2 है अथवा 3 है, इस प्रकार उत्कृष्ट रूप से पल्योपम के असंख्यातवे भाग तक निरंतर जाती हैं. शंका. चतुर्थ गाथा में भी क्षपक की सामान्य स्थितियों का अंतर उत्कृष्ट रूप से अवली का असंख्यातवा भाग कहा गया है. इसलिए कर्म स्थिति के भीतर बांधे गए समय प्रबद्धों का निरंतर अवस्थान न होने से भागहार की प्ररूपणा घटित नहीं होती है. समाधान. यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि उत्कर्षणा द्वारा संचित हुए द्रव्य का गुणित कर्मांशिक के अंतिम समय में भागहार कहा गया है. यदि यहाँ स्थिति के संबंध से प्रदेशों की भागहार प्ररूपणा की जाती तो यह दोष हो सकता था, किंतु यहाँ स्थिति का नियम नहीं है. इस कारण निरंतर भागहार की प्ररूपणा सांतर व निरंतर वेदक काल के साथ विरोध को नहीं प्राप्त होती. अब मूल प्रश्न यह है कि यदि उदय उसका सांतर निरंतर नहीं है तो लगातार सभी निषेक नहीं है, इसका अर्थ हो गया. तो फिर आप हर निषेक की भागहार बताते और हर समय प्रबद्ध का भागहार बताएंगे तो फिर वो विरोध आएगा. तो उसी का उन्होंने समाधान यह किया कि यहाँ पर उत्कर्षण करके बात दिया गया है, अपने आप उदय प्राप्त नहीं है. ये जो द्रव्य पहले कर्म स्थिति के पहले समय में बांधा हुआ जो समय प्रबद्ध है, उसका द्रव्य कर्म स्थिति के अंतिम समय में जो प्राप्त हुआ है उत्कर्षण के द्वारा प्राप्त हुआ है. उसी प्रकार दूसरे समय प्रबद्ध का भी जो प्राप्त हुआ है वो उत्कर्षण के द्वारा प्राप्त हुआ है. ऐसे बहुत सारे सब समय प्रबद्धों का जो द्रव्य है वहां पर संचित वो उत्कर्षण के द्वारा प्राप्त हुआ है, क्योंकि एकेंद्र पर्याय में सभी बांधे हुए समय प्रबद्ध है, वे उत्कर्षण के द्वारा ही ऊपर आए हुए हैं. और त्रस स्थिति के काल में वो उसके भी होंगे, निषेक के भी होंगे और उत्कर्षण के द्वारा भी आए हुए होंगे. इसलिए यहाँ पर विरोध नहीं है, ऐसा उत्तर दिया है उन्होंने. स्थिति के संबंध से मतलब हर स्थिति में कितना प्राप्त होता है उसके अनुसार देखते तो वहां पर वो लगातार नहीं होते, लेकिन यह उत्कर्षण के माध्यम से वहां पर द्रव्य दिया गया है तो वहां पर वो सब द्रव्य है. ये बताना तो ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, जितना उत्कर्षण हो सकता है उतना उत्कर्षण किया है. और जितना संचित हो सकता है उतना भी संचित किया है, इसलिए यह विरोध नहीं है ऐसा. तो उसका ऐसा लगता है सामान्य स्थितियां मतलब जो अपकर्षण के द्वारा गुणश्रेय निर्जरा के द्वारा सब लाई गई स्थितियां है वो असामान्य स्थितियां. और ऐसे जो अपने सामान्य रूप से जिसका बंध होता है मतलब समय प्रबद्ध का बंध किया तो जितनी स्थिति बांधे उस सब स्थितियों में वो द्रव्य गया है वो सामान्य स्थितियां. असामान्य स्थिति मतलब जो ऊपर से नीचे लाए गए हैं अपकर्षण करके
वो असामान्य स्थितियां कहेंगे। शंका, उत्कर्षणा द्वारा उपरिम स्थितियों को प्राप्त हुए एक समय प्रबद्ध के प्रदेशों का पल्योपम के असंख्यातवे भाग काल तक अपकर्षण और उदय का अभाव कैसे बन सकता है? समाधान, नहीं, क्योंकि उपशामना आदि करणों के द्वारा उनका उतने काल तक अपकर्षण का अभाव और उदय अभाव मानने में कोई विरोध नहीं आता। मतलब उत्कर्षण करके ऊपर द्रव्य दिया गया है, फिर उसका अपकर्षण होकर के वो नीचे आ सकता है, इसलिए आपने उसको वैसे ही कैसे रखा उत्कर्षण करके? तो उसका समाधान ये किया कि वहां पर हमने उत्कर्षण किया, उस समय ऐसे संश्लेष परिणाम से किया, तो उसका वापिस इतने काल तक अपकर्षण नहीं होगा, ये भी नियम उसके साथ में बंध गया। इसलिए कहना कि उत्कर्षण किया हुआ द्रव्य भी उपशामकरण के द्वारा वहां उपशमित हो सकता है। इसलिए उपशामना आदि करणों के द्वारा उनका उतने काल तक, उपशामना, निदत्ति, निकाचन, इन कारणों के द्वारा उनका उतने काल तक अपकर्षण का अभाव, मतलब पल्लपम के असंख्यातवे भाग काल तक उसका वापिस अपकर्षण नहीं होगा और उसका उदय भी नहीं होगा, मतलब उदीर्णा भी नहीं होगी, ऐसा मानने में कोई विरोध नहीं होता। हमने अनुमान से लगाया है उसका कहीं पर, हाँ, नहीं, जो अपकर्षण करके लाई हुई स्थिति है वो पल्लवम के असंख्यातवे भाग काल तक निरंतर जाती है, मतलब निरंतर उतने स्थिति में द्रव्य दिया जाता है। अब वो गाथा ही निकाल करके अपने को देखनी पड़ेगी, सब वो गाथा कहाँ पर है अपने को पता नहीं है। यहाँ पर जय धवला में वगैरह हो सकता है, या यहाँ धवला में कहाँ आया है वो प्रकरण पता नहीं है अभी। कहाँ पर है वो गाथा है मालूम नहीं ना इसका। आगे, अपकर्षणा द्वारा नष्ट हुआ द्रव्य, अपकर्षणा द्वारा नष्ट हुआ द्रव्य बहुत स्तोक है। इस कारण उसे गौण करके यहाँ सर्वप्रथम भागहार का कथन करते हैं। कर्म स्थिति के प्रथम समय में बंध को प्राप्त हुए संचय के भागहार की प्ररूपणा की जा चुकी है। की जा चुकी है मतलब अंतिम निश्चय का भागहार बताया ना, वही कर्म स्थिति के प्रथम समय में बंध को प्राप्त हुए संचय के भागहार की, मतलब वही उसका भागहार है। यहाँ पर अब उल्टा थोड़ा सा देखना पड़ता है। एक कर्म स्थिति का प्रथम समय है और एक कर्म स्थिति का अंतिम समय है। तो इस अंतिम समय में कितना द्रव्य संचित है वो निकालना है। तो यहाँ हर समय प्रबद्ध का कितना द्रव्य है वो बता करके उसका भागहार निकलेगा। तो यहाँ प्रथम समय में बांधा हुआ जो समय प्रबद्ध है उसका यहाँ पर एक अंतिम निषेक प्राप्त मतलब संचित है, क्योंकि इसकी शक्ति स्थिति वही तक है, इसलिए इसका एक ही निषेक वहां संचित है। तो समय प्रबद्ध यहाँ बांधा गया है और उसका द्रव्य कहाँ पर है, यहाँ पर है। फिर यहाँ कर्म स्थिति के दूसरे समय में बांधा हुआ समय प्रबद्ध, उसका कितना संचय होगा? तो समय द्विचरम निषेक और चरम निषेक दो निषेक संचित होंगे, क्योंकि इसकी शक्ति स्थिति इससे और एक अधिक समय है। इसलिए अपन ने उस दिन देखा था 10 और यहाँ पर 9 आएगा। इस प्रकार तीसरे, अब यहाँ क्या ये कितने निषेक होंगे? तो जितनी स्थिति हम ऊपर जा करके वो बांधा हुआ समय प्रबद्ध है उसके एक एक निषेक अधिक अधिक होंगे। इसलिए इसका संचय ऐसा कहते समय क्या, कर्म स्थिति के प्रथम समय में बांधे हुए समय प्रबद्ध का संचय ऐसा कहेंगे। कर्म स्थिति के द्वितीय समय में बांधा हुआ समय प्रबद्ध उसके संचय का भागहार, मतलब वहां पर क्या निकलेगा, चरम और द्विचरम निषेक का मिलकर के जो भागहार है वो निकलेगा। फिर तीसरे समय में बांधा हुआ जो समय प्रबद्ध है उसके संचय का भागहार,
मतलब इसके समय प्रबंध का जो द्रव्य संचित है वहां पर उसका भागाहार कितना है, तो इसमें निकलेगा चरम, द्विचरम और त्रिचरम निषेक का। मतलब अपन जाएंगे इधर से समय और निषेक रहेंगे ऊपर से नीचे तक। पहले समय में जो संचय रहेगा वो अंतिम निषेक का, द्वितीय समय का जो संचय रहेगा वो चरम और द्विचरम निषेक का, तृतीय समय के जो समय प्रबंध है उसका संचय रहेगा अंतिम तीन निषेक का। इस प्रकार इधर से जितने समय गए उधर से अंतिम से नीचे उतने समय आना, उतने निषेक उस समय प्रबंध के वहां पर संचित है। तीसरे के कितने रहेंगे यहाँ पर 10 और 9। फिर चौथे समय में बांधा हुआ जो समय प्रबंध है उसके 12, 11, 10 और 9। इस प्रकार एक एक निषेक इसके संचित रहेंगे इसके ऊपर। इसलिए यहाँ पर इसका संचय का भागाहार निकालते समय यहाँ एक एक निषेक मिलाना और उन तीनों का मिलकर के जो भागाहार आएगा उसका भागाहार क्या कहेंगे। मतलब अपने पास जहाँ पर भी द्रव्य होगा ना 30 कोडाकुड़ी सागर से ज्यादा अधिक समय में बांधा हुआ नहीं रहेगा। 30 कोडाकुड़ी सागर के पहले जो बांधा हुआ कर्जा तो अभी नहीं रहा है, या 70 कोडाकुड़ी सागर पहले बांधा हुआ जो कर्म है वो अपने पास में नहीं है, उसके बाद में ही बांधा हुआ जो है वो हो सकता है। यहाँ कर्म स्थिति के द्वितीय समय में हुए संचय का भागाहार कहते हैं। माइक यथा, तो प्रथम समय में बांधा हुआ जो समय प्रबद्ध है उसका एक ही निषेक है, तो अंतिम निषेक का जो भागाहार है वही उसका भागाहार है। कितना बताया था? अंगुल का असंख्यात्वा भाग, मतलब एक कम अन्योन्याभ्यस्त राशि गुणित कुछ कम 1.5 गुणा हानि, मतलब 63 गुणित 100/9 बराबर, मतलब 700 उसका भागाहार है। 63 को 100/9 से भाग दे गुना करेंगे तो 9 का 63 से भाग जाएगा 7 आएगा, और 7 का 100 से भाग जाएगा गुना करेंगे तो 700 आएगा। कर्म स्थिति के प्रथम समय में संचित द्रव्य के भागाहार का विरलन करके सब द्रव्य को समखंड करके देने पर विरलन के प्रत्येक एक के प्रति अंतिम निषेक का प्रमाण प्राप्त होता है। फिर इस भागाहार के अर्ध भाग का विरलन करके सब द्रव्य को समखंड करके देने पर विरलन के प्रत्येक एक के प्रति 2 अंतिम निषेक प्राप्त होते हैं। किंतु मात्र 2 अंतिम निषेकों के द्वारा कर्म स्थिति के द्वितीय समय का संचय नहीं होता, क्योंकि वह चरम और द्विचरम निषेक प्रमाण है। इस कारण दोनों अंतिम निषेकों के ऊपर जिस प्रकार एक गोपुच्छ विशेष अधिक होवे उस प्रकार अवहार काल की परिहानि की जाती है। यथा, नीचे एक अधिक गुणहानि को जितने स्थान आगे के विवक्षित हो उनसे गुणित करके जो लब्ध आवे उसे जितने स्थान का भागाहार लाना है, एक कम उनके संकलन का भागाहार होने पर भाग देने पर जो लब्ध हो उसका विरलन करके एक अंक के ऊपर रखी हुई राशि को समखंड करके देने पर विरलन के प्रत्येक एक के प्रति एक एक गोपुच्छ विशेष प्राप्त होता है। यहाँ एक विशेष को ग्रहण कर उपरिम विरलन के द्वितीय अंक के प्रति प्राप्त राशि के ऊपर देने पर चरम और द्विचरम निषेकों का प्रमाण कर्म स्थिति के द्वितीय समय संबंधी संचय के तुल्य होता है। इसी प्रकार शेष विशेषों को भी उपरिम विरलन अंकों के ऊपर देकर समीकरण करके हीन अंकों को उत्पन्न कराना चाहिए। यथा, अंतिम निषेक का भागाहार कितना है? अभी अंक संदृष्टि से माना हुआ 700 है। इसका विरलन करके समय प्रबद्ध को समखंड करके देंगे तो एक एक के प्रति क्या प्राप्त होगा? ये कितना विरलन है? 700।
और समय प्रबंध को समान खंड करके मतलब देय कितना है 6300। 9 आएगा। तो हर एक विरलन के प्रति एक एक अंतिम निषेक प्राप्त होता है। 9 प्राप्त होता है। बराबर। अब नीचे क्या करेंगे, इसका आधा विरलन करना है। अंतिम निषेक का जो भाग आ रहा है उसका आधा विरलन करेंगे, वो उसको भी उपरिम विरलन ही कहेंगे। 700/2 तो कितना है 350। तो जो भी अंतिम निषेक का भाग आ रहा होगा उसका आधे का विरलन करना। तो एक एक के प्रति कितना प्राप्त होगा, इससे 2 गुना प्राप्त होगा, मतलब 2 अंतिम निषेक प्राप्त होंगे। एक एक विरलन पर 2 अंतिम निषेक प्राप्त होंगे। तो दूसरे समय में बांधे हुए समय प्रबंध के संचय का भागार निकाल रहे हैं। उसके कितने निषेक शेष है 2, लेकिन 2 समान नहीं है, एक चरम निषेक और एक द्विचरम निषेक। बराबर। तो द्विचरम निषेक में एक चय अधिक है, बराबर, इसलिए यहाँ एक चय सहित द्रव्य लाना पड़ेगा। ये 2 चरम निषेक निकले, इसलिए इसमें एक गोपुच्छ विशेष लाना है। तो उसके लिए अधस्त एक गोपुच्छ विशेष का प्रमाण लाने के लिए अधस्तन विरलन क्या बताएं वहां पर, गुणहानि में 1 अधिक करके, गुणहानि अधिक 1 गुणित विवक्षित स्थान संख्या, वही है ना। बराबर, विवक्षित स्थान संख्या 87 पानावर नोट्स मध्ये। गुणहानि अधिक 1 प्लस 1 गुणिले गुणित विवक्षित स्थान संख्या, भाई 2 है तो 2 तीसरे समय का प्रबंध का निकालना हो, विवक्षित स्थान संख्या भागिले, और इसमें बटा विवक्षित स्थान में से 1 कम करना और उसका संकलन करना। का संकलन ये आदस्तन विरलन हर जगह होगा, तो वो उतने चय आएंगे वहां पर। तो यहाँ कितना होगा, गुणहानि में 1 मिलाना, गुणहानि 8 की है, अधिक 1 बराबर 9 हो गया। विवक्षित स्थान संख्या भी दूसरा स्थान है, इसलिए 2 भाज्य राशि हुई, और 2 में से 1 कम किया और 1 का संकलन किया तो 1 ही आता है, क्योंकि 1 का कितनी बार संकलन करो तो 1 ही लब्ध आता है। तो यहाँ 9 गुणित 2 मतलब कितना हुआ 18, ये विरलन राशि हो गई। अभी तीसरे वगैरह स्थान पर निकालना तो इसी सूत्र से निकालेंगे, क्योंकि वह विवक्षित स्थान जो भी होगा उसको रखेंगे। तो ये अधस्तन विरलन होगा। तो 18 का विरलन किया और उपरिम विरलन पर एक पहले विरलन पर जो राशि है उसको समखंड करके देंगे। तो निषेक भाग अधस्तन विरलन 18 है और एक ये भी 18 है, इसलिए यहाँ पर एक एक चय का प्रमाण प्राप्त होगा। इस प्रकार अधस्तन विरलन जितना है 18 है, तो सबके ऊपर एक एक चय प्राप्त होता है। अब यहाँ पर ये दूसरा जो 18 2 निषेक है, चरम 2 निषेक, इसमें एक चय ये मिलाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर द्वितीय समय प्रबंध का संचय हो गया। बराबर, द्वितीय समय प्रबंध का जितना द्रव्य शेष रहा है, चरम निषेक और द्विचरम निषेक, 18 + 1 19 हो गया। इस प्रकार सभी विरलन अंकों पर क्या करेंगे, मिलाएंगे। तो यह विरलन कितना है 350 है और यह विरलन कितना है 18 है। इसलिए यहाँ पर 18 तक करेंगे तो 19 हो जाएगा ना, वहां पर 19 स्थान होंगे तो एक भागार में हानि होगी। बराबर, यह 18 है अधस्तन विरलन, तो इसमें 1 अधिक जाएंगे क्योंकि पहले अंक पर जो स्थित राशि है उसी को यहाँ समखंड करके दिया हुआ है। बराबर, तो आगे 18 स्थान जाएंगे तो यहाँ पर भागार में 1 कम होगा, फिर वापिस 19 स्थान जाएंगे, वहां दूसरा स्थान कम होगा, फिर 19 स्थान जाएंगे तो तीसरा भागार में तीसरा अंक कम होगा। इस प्रकार कितने अंक वहां कम होंगे तो उसको त्रैराशिक से निकालेंगे।
एक अधिक अधस्तन विरलन स्थान जाने पर 1 की हानि होती है। प्रमाण राशि अधस्तन विरलन प्लस 1 मतलब 18 प्लस 1 बराबर 19। फल राशि 1 की हानि। इच्छा राशि उपरिम विरलन कितना है वो इच्छा राशि होगी 350। मतलब उपरिम विरलन में कितनी हानि, मतलब यहाँ 350 में कितनी हानि, मतलब भागाहार कितना कम होगा। तो 350/19। हमेशा त्रय राशि करने की जरूरत नहीं, अभी आगे आगे जब देते ना उपरिम विरलन में 1 अधिक अधस्तन विरलन से भाग दो तो हानि रूपांक आते हैं। उपरिम विरलन में 1 अधिक अधस्तन विरलन से भाग दो डायरेक्ट तो हानि रूपांक आते हैं, और उसको हानि रूपांक को उपरिम विरलन में से माइनस करो तो भागाहार आता है। यहाँ जो लब्ध आएगा 19 1 19 और कितना रह गया 16 रह गए ना यहाँ पर 16 और 0। 19 का 160 में भाग देंगे तो 19 8 येणार ना। 331.18 नाही 18.19 8/9। 19 का 8 से भाग जाएगा ना वहां पर 160 रहा 152 फिर 8 रह गया तो 8/9 रह गया 8/19 होगा ना 19। तो इतना हानि रूपांक आ गया तो 350 में इतना कम करेंगे 350 में मतलब उपरी विरलन में हानि रूपांक कम करेंगे तो द्वितीय समय प्रबंध का भागाहार आएगा। मतलब 350 में से 350/19 ऐसा करो तो जल्दी 19 माइनस करना है तो 19 का 350 गुणित 19 माइनस 350 19 तो 350 गुणित 18 करेंगे 50 गुणित 18/19 350 को 18 से गुना किया तो 6300 आता है 6300/19 ये द्वितीय समय प्रबंध के संचय का भागाहार होगा। और फिर इसको समय प्रबंध में भाग देंगे तो 19 वो संचित द्रव्य आएगा। द्वितीय समय प्रबंध का इतना संचित द्रव्य 6300/6319 बराबर ये उल्टा गुना हो जाएगा 19 ही रह जाएगा फिर 6300 गए और 19 मतलब भागाहार होगा 6300/19 और संचित द्रव्य होगा 19। ये द्वितीय समय प्रबंध के संचय का भागाहार निकाला। ऐसे ही आगे भी निकालना है। इससे कि 4 प्रकार बताए ना हवे 145 वाचता का बघा पहिल्यापासून वाचू का पहिल्यापासून म्हणजे ते ह्याच्यापासून कुठेपर्यंत वाचलं होतं 145 पानावर यथा पहिला पॅराग्राफ मध्ये 1 अधिक गुण हानि को दुना कर वाचू काय यथा 1 अधिक गुण हानि को दुना कर उससे 1 कम गुणकार के संकलन को अपवर्तित करके जो लब्ध आवे मिल गया क्या 145 पेज पर 5वीं 6वीं लाइन 7वीं लाइन 1 अधिक गुण हानि को दुना कर उससे 1 कम गुणकार के संकलन को अपवर्तित करके जो लब्ध आवे उसे 1 अधिक करने से यदि 1 अंक की हानि प्राप्त होती है तो
उपरिम विरलन में कितनी हानि प्राप्त होगी? मैंने अधस्तन विरलन जो रखा था ना उसी को कहा, एक अधिक गुण हानि को दूना कर, मतलब 9 को दूना किया तो क्या हो गया? 18 हो गया। उसमें से एक कम गुणकार के संकलन को अपवर्तित करके, मतलब वहां पर एक ही आया था इसलिए उतना ही रहा। एक कम विवक्षित गुणकार का संकलन किया ना, वहां पर अपवर्तित करके जो लब्ध आवे उसे एक अधिक करने से, और उस आधस्तन विरलन में क्या किया? एक अधिक किया, हमने 19 आ गया। इतने में यदि एक अंक की हानि होती है तो उपरिम विरलन में कितने हानि प्राप्त होगी? इस प्रकार फल राशि से गुणित इच्छा राशि को प्रमाण राशि से अपवर्तित करने पर परिहीन अंक प्राप्त होते हैं। यह आए थे ना 350/19। पुनः उनको उक्त राशि में से घटाने पर भागहार प्राप्त होता है। उक्त राशि मतलब उपरिम विरलन, उसमें से घटा दिया, 350 में से घटाया तो भागाहार हुआ। इसका समय प्रबद्ध में भाग देने पर चरम और द्विचरम निषेकों का प्रमाण होता है। उदाहरण पूर्व भागहार वाचू का हे सगळं झालं की आपलं? ये किया हुआ है, अभी इसकी जरूरत नहीं। जो अपन ने किया ना वही दिखाया है। पुढं 146 पेज। इस प्रकार एक अधिक गुण हानि की आगे के जितने स्थान विवक्षित हों उनसे गुणित कर आगे के जितने स्थान विवक्षित हों उनकी एक कम संकलना से अपवर्तित करके जो प्राप्त हो उसमें एक मिलाकर इससे फल गुणित इच्छा को अपवर्तित कर परिहीन रूपों की उत्पत्ति सर्वत्र कहना चाहिए। अभी वो तीसरे समय प्रबद्ध का भागहार या चौथे समय प्रबद्ध का भागहार निकालेंगे तो उसमें वो विवक्षित में अलग अलग आएगा स्थान। अब स्थान आएगा, तीसरा स्थान है तो 3 आएगा, चौथा स्थान है तो 4 आएगा, और उसमें एक कम करके उसके संकलन करेंगे। अभी जब आगे निकालेंगे तीसरे का तब देखेंगे। हाँ, मैंने जितना ऊपर चढ़े हैं, अभी दूसरे समय पर चढ़ गए ना तो दूसरा समय विवक्षित हो गया। अथवा जितनी सीढ़ी आप ऊपर चढ़े हैं वो चढ़ित अध्वान हो गया। अब इसी को वो जो अधस्तन विरलन है उसको दूसरे भाषा में कहा है। बराबर। ये 4 प्रकार हो गए हैं। अब दूसरा प्रकार बता रहे हैं। 2 अधिक निषेक भागहार को एक कम आगे के जितने स्थान विवक्षित हों उनसे अपवर्तित कर जो प्राप्त हो उसमें एक मिलाकर उससे फलगुणित इच्छा के भाजित करने पर परिहीन अंक प्राप्त होते हैं। दूसरे प्रकार में क्या किया? निषेक भागाहार में 2 मिलाना और फिर उसको किससे भाग देना? जो भी विवक्षित स्थान हो, दूसरा स्थान है तो 2, तीसरा स्थान है तो 3, उसमें 1 माइनस करके उससे भाग देना तो ये अधस्तन विरलन आएगा। निषेक भागाहार कितना है? 16। फिर उसमें 2 मिलाए तो 18। फिर उसमें विवक्षित स्थान कितना है? दूसरा, उसमें 1 कम किया तो कितना आएगा? 1 ही आएगा। तो 18 को 1 से भाग देंगे तो अधस्तन विरलन कितना हुआ? 18 ही हुआ। और उसमें 1 अधिक करना है। अधस्तन विरलन में 1 अधिक करके जितना रूप आता है उतने स्थान जाने पर 1 की हानि होती है, तो उपरिम विरलन में कितनी हानि होगी? इस प्रकार हानि रूप अंक निकालना। ये दूसरी पद्धति से बताया। तो तीसरी आप तीसरी पद्धति से बताते हैं। अथवा एक कम आगे के जितने स्थान विवक्षित हो उनके अर्ध भाग से एक अधिक गुण हानि को भाजित कर जो प्राप्त हो उसमें 1 मिलाकर उससे फल गुणित इच्छा को भाजित करने पर परिहीन रूप प्राप्त होते हैं। या भाज्य राशि आदि की और भागा राशि आदि की, और कुछ नहीं किया। भाज्य राशि में पहले क्या था? निषेक भागाहार अधिक 2 था। यहाँ पर भाज्य राशि क्या रखी? गुण हानि अधिक 1। और भागाहार में क्या था? विवक्षित स्थान -1। अब यहाँ भागा राशि में क्या किया? विवक्षित स्थान -1/2। भागाहार आधा हो गया और भाज्य राशि भी आधी हो गई। लब्ध वही आएगा ना। दोनों भी आधा आधा किया। वहां पर 18 था और यहाँ पर 9/2। विवक्षित स्थान का भी आधा किया ना। वही भागाहार भी आधा हो गया और भाज्य राशि भी आधी हो गई।
नहीं, यहाँ पर भागहार 9 करके फिर भाज्य राशि 4.5 की, मतलब वहां पर विवक्षित आधा आधा किया। क्या क्या कहा? फॉर्मूले में नहीं है, -/2 किया है ना वहां पर। तीसरा प्रकार, उसमें देखो प्रमाण राशि के नीचे क्या है? गुणहानि अधिक 1, विवक्षित स्थान -1/2। आप कहाँ देख रहे हैं? इच्छा राशि में देख रहे हैं? नहीं, पेज नंबर 88 पर देखो, 88। हाँ इधर, हाँ उसके तीसरा प्रकार। अधस्तन विरलन अलग अलग पद्धति से निकाला है। पढ़ो, अथवा एक कम आगे, अथवा हेलो, हाँ ये बराबर है कि 350 में से 19 कम करेंगे, कितना आया था वो? 18 के आया था ना ऊपर, तो 18 और 8/9 आया, 8/19 आया था, उतना कम करेंगे तो उतना ही रहेगा ना। 331 के ऊपर 11/19 रहेगा। बरोबर काय अडचण? अथवा उन्होंने डायरेक्ट उत्तर दे देते हैं ना, तो समझ में नहीं आता है। अथवा एक अधिक गुणहानि से अंतिम निषेक के भागहार को गुणित करके विरलन कर समय प्रबद्ध को समखंड करके देने पर विरलन के प्रत्येक एक के प्रति एक एक गोपुच्छ विशेष प्राप्त होता है। ऐसा समझकर आगे के जितने स्थान विवक्षित हों उनसे एक अधिक गुणहानि को गुणित करने पर जो प्राप्त हो उसमें ही आगे के जितने स्थान विवक्षित हों उनके एक कम संकलन को मिलाकर पूर्व विरलन से अपवर्तित करने पर इच्छित समय प्रबद्ध के संचय का भागहार होता है। ये चौथा प्रकार। क्या किया यहाँ? पहले क्या किया? चय निकालने के लिए जो अंतिम निषेक का भागहार है, नहीं, विरलन क्या किया? एक अधिक गुणहानि गुणित अंतिम निषेक भागहार, गुणहानि प्लस 1 गुणित किया ना अंतिम निषेक का भागहार। 88 पानावर है महाराज खाली निषेक भागहार, इसका विरलन किया तो यहाँ गुणाने अधिक 1 गुणाने 8 अधिक 1 9, अंतिम निषेक का भागहार 700। तो कितना है? 6300 विरलन किया। ये विरलन राशि है, मतलब सब पूरे समय प्रबद्ध में से डायरेक्ट निकाला है। तो 6300 का विरलन किया, मतलब एक समय ये जो आया विरलन उतना विरलन किया, तो यहाँ 6300 है, 6300 बार। हाँ, तो 6300 बार आएगा विरलन, और इसके ऊपर 6300 ही देना है, समय प्रबद्ध को देना है, तो डायरेक्ट 6 का प्रमाण आएगा। तो यहाँ एक एक इसके ऊपर 6 का प्रमाण आया। अब नीचे अधस्तन विरलन में क्या करना है? गुणहानि में से गुणहानि अधिक 1 गुणहानि अधिक 1 गुणात विवक्षित स्थान जितने वे स्थान का अपने को निकालना है उसको गुना तो विवक्षित स्थान को से गुना करना, और उसमें प्लस विवक्षित स्थान माइनस विवक्षित स्थान में से 1 कम करके संकलन करना। उसका जो संकलन आएगा 1 का संकलन वो मिलाना उसमें। यहाँ पर दूसरा ही स्थान है इसलिए समझ में नहीं आएगा, 1 ही आएगा। गुणहानि अधिक 1 कितना होता है? 9। विवक्षित स्थान दूसरा है तो 2 से गुना किया। इसमें प्लस, मतलब ये ऐसा करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर विवक्षित स्थान 2 है और उसमें से 1 कम किया तो 1 का संकलन 1 ही आएगा, 1 ही अधिक होगा। तो 9 दूनी 18 प्लस 1 तो कितना होगा? 19।
अब इसको क्या करेंगे, पूर्व विरलन जो है उसमें भाग देंगे। तो 6300 है ना यहाँ पर पूर्व विरलन, 6300 बटे 19, मतलब ये सीधा भागाहारी आ गया। हानि रूप वगैरह अंक निकालने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। बराबर। सीधा ये ऊपरी विरलन में इसका भाग दिया तो क्या है, इच्छित भागाहार हो गया। और समय प्रबंध में इसका भाग दिया तो 19 संचित द्रव्य आएगा। बराबर। मतलब चौथे फॉर्मूले में अधस्तन ऊपरी विरलन करके त्रैराशि करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। हाँ। ये आपको दूसरा नंबर निकालना था, आपने 2 नंबर लिख दिया। पुस्तक में जितने आगे स्थान में हाँ, अभी वो तीसरा स्थान आएगा ना, तो वो निकालेंगे ना, तो आगे आ रहा है आगे अब निकालेंगे। धैर्य लगेच असलं तर काढूनच मग काढा हाँ। हो लगेचच आहे। हाँ। अब तीसरे समय प्रबंध के संचय का भागाहार अपन चारों पद्धति से निकालेंगे। अब यहाँ ऊपरी विरलन है, वह कितना करना पड़ेगा, अंतिम निषेक का भागाहार है उसका तीसरा भाग, क्योंकि तीसरा स्थान का निकालना है ना अभी तीसरे समय प्रबंध का। 3 अंतिम निषेक आने चाहिए विरलन पर, इसलिए तीसरा भाग इसका 700 बटे 3 बराबर ये विरलन राशि होगी। तो यहाँ कितना आएगा, 3 दूनी 6 और देख रहा है 3 3 3 9 नहीं 3 3 आएगा, 233.1 बटे 3 आएगा। इसका विरलन करके समय प्रबंध को समखंड करके देंगे तो 1 के प्रति 27, मतलब 6300 है उसको गुणित 3 बटे 700 ऐसा करें। उल्टा गुना किया सीधा मैंने, तो 700 का भाग दिया तो 9 आया, 9 तिया 27। तो 1 विरलन पर कितना आएगा, 27 मतलब अंतिम 3 निषेक आएंगे। ये 27 महत्वपूर्ण नहीं, वहाँ वास्तविक भाषा में कहेंगे तो अंतिम 3 निषेक, और यह विरलन कहेंगे तो अंतिम निषेक का भागाहार बटे 3। ये कल्पित गणित है। हाँ। तो ये विरलन पर आ गया। अब अधस्तन विरलन पहली पद्धति से निकालेंगे। यहाँ पर आप कितना चय लाना अपने को इष्ट है, क्योंकि 3 चय बढ़ेंगे ना यहाँ पर, द्विचरम निषेक में 1 चय बढ़ा और त्रिचरम निषेक में 2 चय बढ़े, बराबर। तो एक साथ 3 चय आने चाहिए। तो उसी फॉर्मूले से आ जाएगा यहाँ पर। बराबर। पहले बताया था ना विरलन राशि में गुणहानि अधिक 1 गुणा 2 गुणित विवक्षित स्थान भागिले विवक्षित स्थान -1 का संकलन। इथं चुकलं किस काय, गुणहानी अधिक 1 गुणा 3 पाहिजे काय मग? तो यहाँ गुणहानि अधिक 1 9 हो जाएगा ना यहाँ पर, 9 गुणित विवक्षित स्थान 3 है तो 27 हुआ। और यहाँ विवक्षित स्थान -1 2 का संकलन, 2 का संकलन कितना होगा, 2 गुणित 3 बटे 1 गुणित 2, तो 3 ही आएगा ना यहाँ पर। 2 का संकलन करेंगे तो 3 ही आएगा। तो यह कितना आया, 3 3 गया ना, 9 ही रह गए ना यहाँ पर। 9 का विरलन करेंगे, 1 2 3 4 ऐसे 9 का विरलन करेंगे, और इसको 1 अंक पर जो राशि है उसको यहाँ समखंड करके देंगे। तो 9 पर 27 देना है तो 1 पर कितना आएगा, 3 आएगा। 27 को 9 से भाग देंगे तो 3 लब्ध आएगा। वो जो फॉर्मूला है वही रखा हुआ है, जितने वह स्थान है उतना वो लिखना है वहां पर केवल। तो 3 3 आया। फिर ये दूसरे राशि पर स्थित राशि में ये अधस्तन विरलन राशि
इसकी पहली राशि का प्लस करेंगे 27 प्लस 3 तो कितना होगा 30। तो तीसरे समय प्रबंध का संचय कितना होगा 30 होगा। और उसका भागाहार निकालना है तो हानि रूप अंक निकालना है। तो यहाँ अधस्तन विरलन अधिक एक स्थान जाने पर एक की हानि होती है। तो यहाँ पर अधस्तन विरलन कितना है 9 माना हुआ। उसमें एक अधिक करेंगे तो 10। तो 10 स्थान पर कितने होगा 1 की हानि होगी। तो यह कितना है 233.1/3 है। तो उसमें कितनी हानि होगी। नोट्स मध्ये विवक्षित स्थान संकलन करायचे काय? स्थान का संकलन किया की नाही, तर जे तुम्ही गुणहानी अधिक 1/2 लिहिले नोट्स मध्ये, मग तिथं 3 करायचे का विवक्षित स्थान संकलन लिहायचं? 2 ठेवले, ती 2 नाही राहणार ना तिथून 89 पानावर। वहां पर अभी पुस्तक में जो है वो तीसरा फॉर्मूला से निकाला है उन्होंने पहले। ये तीसरा फॉर्मूला था ना गुणहानि अधिक 1 बटे विवक्षित स्थान -1/2 ऐसा दिया था अधस्तन विरलन। अब इस 2 को ही क्या किया भागाहार का भागाहार है उसको भाज्य राशि में गुण का रूप से किया। ये जो 2 है उसको ऊपर लिया। तो ये तीसरे प्रकार में किया है वैसा आ जाएगा ना वहां पर। ये फॉर्मूला लिया है यहाँ पर गुणानि अधिक 1 गुणित 2 बटे विवक्षित स्थान -1। तो यहाँ वो अधस्तन विरलन में एक अधिक होता है, वो बाद में इसमें करेंगे। ये अधस्तन विरलन ऐसा हो गया, फिर एक करेंगे वो त्रैराशि करते समय। लेकिन अधस्तन विरलन ये होगा गुणानि अधिक 1 मतलब 9 हो गया, गुणित 2 किया 18 हो गया, और विवक्षित स्थान कितना है 3 है, तो उसमें 1 कम करेंगे तो 2 हो गया। तो कितना हो गया 18 प्लस 2/9 9 आ गया उसमें। 18/9 2 तो 9 आ गया, उसमें 1 प्लस किया। वो 1 प्लस किस लिए करते हैं अधस्तन विरलन अधिक 1 स्थान जाने पर 1 की हानि होती है। अधस्तन विरलन के लिए 1 अधिक नहीं करना है, अधस्तन विरलन में 1 अधिक करना है। अधस्तन विरलन कैसे निकालना, तो इस फॉर्मूले से यहाँ निकाला हुआ है पहले। फिर जो शेष बचे हुए वो बाद में किया तो चलता है यहाँ। हाँ तेच केले ना त्यावेळेला ते कळालं नाही, आता म्हणजे लक्षात आलं की ते दोन्ही एकच झाले। असू द्या, पहिला केलेला आणि ते एकच झालं। आचार्याने फक्त एकच करून दाखवले, पुढचे केलेले नाही आहेत। ठीक है, असू द्या। तो यहाँ पर ये निकालना है ना पहले अभी हानि रूप अंक निकालना, प्रमाण राशि, फल राशि और इच्छा राशि। अधस्तन विरलन अधिक 1, तो यहाँ अधस्तन विरलन कितना है 9 अधिक 1 नगद 10 में 1 की हानि। तो ऊपरी विरलन कितना है 700/3 है, इसमें कितनी हानि, तो 700/3 गुणित 10 बराबर 700/30 की हानि हुई। हानि रूप अंक कितने हैं 700/30। फिर इसको 700/3 में से माइनस करो, ऊपरी विरलन में से कम करना, ऊपरी हीन अंक आएंगे। तो 703 माइनस 700 मैं अभी कर दूँ, असू द्या, करू द्या। तो यहाँ पर ये 30 है और यहाँ 3 है। ऐसा भी किया तो चलेगा, लेकिन करा करा जसं करायचं काय चालते, सगळं चालते, तुम्ही करा। वो इसके फॉर्मूले में आ जाएगा ना वहाँ पर। असू दे। तो हाँ कितना आएगा 700 गुणित 10 होगा बटे 30 माइनस 700। तो यहाँ 700 गुणित 9 बराबर 6300 बटे 30। 10 तीसरे समय प्रबुद्ध का 6300/30 आएगा।
तो ये क्या हो गया, तीसरे समय प्रबद्ध का संचय का भागाहार आ गया। मतलब इस भागाहार से 6300 को भाग देंगे तो तृतीय समय का संचय आएगा। 6300 भागिले 6300 बटे 30, तो 6300 गुणित 30 बटे 6300, तो ये चला जाएगा तो संचय कितना होगा 30। 30 कैसे आ गया, 9 प्लस 10 प्लस 11, तीनों का जोड़ किया तो 30 आता है। बराबर। आता इस प्रकार चौथे यदि समय का भी निकालना। अब यहाँ पर ये फॉर्मूले से अपन कहा था, यहाँ केवल ये बदलना है, दूसरे पद्धति से ये सब बाकी तो वही रहेगा, केवल यह आदस्तन विरलन किस अन्य प्रकार से लिखा है। 10 बाकी आता विशेष चौथा कुछ नहीं। प्रकार दूसरे एकदम। प्रकार से क्या किया, निषेक भागहार अधिक 2 बटे विवक्षित स्थान -1, इतना ही किया ना। मतलब यह आदस्तन विरलन हुआ। निषेक भागहार कितना है, 16 अधिक 2 बटे विवक्षित स्थान 3 है, उसमें 1 माइनस किया तो 2 हुआ, तो 18 बटे 2 ही आ गया, मतलब 9, और 9 में 1 अधिक करते तो वो त्रैराशिक हो जाता है। ये दूसरी पद्धति से आदस्तन विरलन बताते हैं, और पहली पद्धति से अपन ने पहले किया था। ये तीसरी पद्धति से है, और पहली पद्धति से गुणहानि प्लस 1 गुणित विवक्षित स्थान बटे विवक्षित स्थान -1 का संकलन तो इस पद्धति से भी 9 गुणित 2 18 आएगा, और विवक्षित स्थान -1 मतलब 2 का संकलन कितना आता है, यहाँ 3 आएगा ना, 3 9 या 27, और यहाँ 2 का संकलन 3 आया, तो कितना है, 9 ही आ गया आदस्तन विरलन। उसमें 1 किया। और चौथी पद्धति से करेंगे तो क्या होगा, उसमें विरलन वगैरह कुछ करना नहीं है। चौथी पद्धति से गुणहानि अधिक 1 गुणित विवक्षित स्थान प्लस 1 बार विवक्षित स्थान का संकलन प्लस विवक्षित स्थान -1 का संकलन। नहीं, विवक्षित स्थान का संकलन 1 कम, बरोबर। 1 कम करेंगे ना, बरोबर। 1 कम का संकलन, 1 का संकलन। तो गुणाने अधिक 1 9, विवक्षित स्थान 3 27 हुआ, और विवक्षित स्थान -1 का संकलन 3 मधनं 1 कितना हो गया, 3 ही हो गए ना, 2 का संकलन 3 ही आ गए ना। विवक्षित स्थान में से 1 कम किया मतलब 2 आया, और 2 का संकलन किया तो 2 गए तो 3 आ गए ना, 3। तो यहाँ पर 9 तिया 27 प्लस 3 30 आ गया। ये भागहार किसका हो गया, ये 6300 का, क्योंकि उपरिम विरलन वहां पर क्या है 6300 है, और उस सब पर क्या किया है 6300 को समखंड करके दिया। चौथे प्रकार में सब जगह 6300 ही उपरिम विरलन होगा, और उसमें इसको 30 से भाग दो, जो भी आएगा उससे भाग देना, तो वो भागहार चौथे समय प्रबद्ध का भागहार आता है। ऐसे सब जगह आएगा वहां पर। यहाँ पर चौथे समय का निकालेंगे तो क्या होगा, 4 गुना करेंगे और 3 का संकलन करेंगे, तो 3 गुणित 4 बटे 1 गुणित 2, तो 6 होगा। तो 9 चौक 36 और 6 42 आ गया, 6300 बटे 42, क्योंकि 4 निषेकों का जोड़ कितना होगा, 42 होगा ना। तिथं बरोबर राहू द्या, पुढच्या पहिल्या ह्याच्यातच बदल करू, पहिल्याच ह्याच्यात बदल करावा लागेल, ती बरोबर आहे तिसरं। अरे पुस्तकात दिलेलं ते दिले त्याच्यात, आणि मग पुस्तकात काय सांगितलंय, इतर तुम्ही बाकीचं लावून घ्या असं सांगितलं ना ते। पुस्तकात तिसरा प्रकार आहे असं सांगायचं, आणि इथं हे 4 प्रकार क्रमाने केलेत असं म्हणू। इथं सगळंच बदलावं लागते ना, इथं सगळं बदलावं लागत नाही।
तर फक्त तेवढा फॉर्म्युला बदलला की झालं काम. बरं बघा तुम्ही विरलन सांगाल वगैरे सगळं केलेलं आहे ना ते. चालतं. यहाँ पहले जो किया है ना 87 पेज पर, वहाँ तीसरा प्रकार ऐसा लिखो. प्रकार 1 लिखा है ना वहाँ पर, प्रकार 3 लिखो. और जो तीसरा प्रकार किया है वहाँ पर प्रकार यहाँ कुछ लिखा नहीं ऊपर, वहाँ प्रकार 1 ऐसा लिखो. अधस्तन विरलन जा किया है ना वहाँ पर 89 पेज पर, 89 पेज है ना, वहाँ पर जो अधस्तन विरलन लिखा है वहाँ पर ऐसा करो प्रकार 3. और यहाँ पर जो प्रकार 3 किया उसको प्रकार 1 करके वहां पर ये फॉर्मूला लिखो. असं ते काही नाही घेतलं चालतं. काय नाही केलं. आ 89 पे 89 पे वो प्रकार 3 करना और 90 पे प्रकार 1 करके वहां पर गुणहानि +1 गुणित विवक्षित स्थान बटे विवक्षित स्थान -1 का संकलन. फिर इस यहाँ क्या आएगा 8 + 1 गुणित 3 बटे विवक्षित स्थान -1 मतलब 2 और 2 का संकलन 2 गुणित 3 बटे 2. तो यहाँ पर 3 आएगा. तो 9 गुणित 3 बटे 3 बराबर 9 +1 तो सब जगह रहेगा आगे. ऐसा लिखो वहां पर. पेज नंबर 147. अब 3 समय आगे जाकर बांधे समय प्रबद्ध के संचय के भागहार को लाते समय अंतिम निषेक के भागहार को त्रिभाग का विरलन करके भागहार के त्रिभाग का विरलन करके समय प्रबद्ध को समखंड करके देने पर विरलन के प्रत्येक एक के प्रति 3-3 अंतिम निषेक प्राप्त होते हैं. पश्चात उसके नीचे आगे के जितने स्थान विवक्षित हो एक कम उनसे भाजित एक अधिक गुणहानि के दुने का विरलन करके उपरिम विरलन के प्रत्येक एक के प्रति प्राप्त द्रव्य को समखंड करके देने पर प्रत्येक एक के प्रति एक कम आगे के जितने स्थान विवक्षित हो उनके संकलन मात्र गोपुच्छ विशेष प्राप्त होते हैं. उनको उपरिम विरलन पर अभी किया हुआ है ये, ध्यान से दो तो समझ में आएगा. धरे हुए 3 अंतिम निषेकों में मिलाने पर इच्छित संचय का प्रमाण होता है तथा एक अधिक अधस्तन विरलन मात्र स्थान जाकर 1 अंक की हानि भी पाई जाती है. इस प्रकार समीकरण करने पर कम हुए अंक का प्रमाण कहते हैं. एक अधिक अधस्तन विरलन मात्र स्थान जाकर यदि 1 अंक की हानि पाई जाती है तो उपरिम विरलन में कितने अंकों की हानि पाई जाएगी. इस प्रकार फल गुणित इच्छा को प्रमाण से अपवर्तित करने पर परिहीन अंक प्राप्त होते हैं. पूर्व के समान इनको उक्त चारों प्रकारों से लाकर उपरिम विरलन में से घटा देने पर इच्छित संचय का भागहार होता है.
ये भागार हो गया 63/30। 30। इसका समय प्रबंध में भाग देने पर इच्छित द्रव्य होता है। इस प्रकार व्यामोह से रहित होकर सर्वत्र 4 प्रकार से भागहार सिद्ध करना चाहिए। व्यामोह से रहित होकर अब एक आदि उत्तर उत्तर एक अधिक क्रम से बढ़ते हुए कितने स्थान जाकर एक अधिक गुणहानि मात्र गोपुच्छ विशेष होते हैं, जिससे अब यहाँ से थोड़ा धीरे धीरे पढ़ो। जिससे मतलब यहाँ से थोड़ा सा अलग विषय चालू होता है। जिससे एक अधिक आगे के विवक्षित स्थानों से अंतिम निषेक के भागहार की अपवर्तना की जाती है। कर्म स्थिति के प्रथम समय से लेकर गुणहानि के अर्ध भाग के वर्गमूल से द्विगुणित कर एक अधिक आगे जाने पर उक्त गोपुच्छ विशेष एक अधिक गुणहानि मात्र होते हैं। यथा यहाँ इतना इतना ही लगाते हैं। हाँ हाँ, यथा वर्गमूल से द्विगुणित है गुणहानि नाही तेवढंच। बर इथपर्यंत आता क्या लावा। क्या क्या एक आदि उत्तरोत्तर एक अधिक क्रम से बढ़ते हुए कितने स्थान जाकर एक अधिक गुणहानि मात्र गोपुच्छ विशेष होते हैं। अब क्या बता रहे हैं कि अपन संचित द्रव्य और संचित द्रव्य का भागाहार निकाल रहे थे। तो पहले इसमें एक चय बढ़ा, फिर तीसरे संचय में 3 चय बढ़े, मतलब 3 चय हो गए ना, 1 और 2 मतलब 3 हो गए। इस प्रकार एक चय बढ़ते गए हैं। तो कौन से स्थान पर मतलब किस समय में बांधे हुए समय प्रबद्ध के संचय में वहां पर गोपुच्छ विशेष केवल गोपुच्छों का संकलन करेंगे तो वह एक अंतिम निषेक प्रमाण होगा। एक अधिक जैसे ना, अभी उदाहरण में एक गुणहानि अधिक। हाँ, तो दूसरे संचय के भागाहार में 1 चय अधिक हुआ, फिर तीसरे संचय के इसमें 3 चरम निषेक आए तो वहां पर 3 चय हुए। तो ये चय केवल अंतिम निषेक तो 3 हो गए और चय 3 हो गए। तो चयों को अलग करो और अंतिम निषेक को अलग करो। तो चयों का केवल जोड़ करना, तो उसके द्वारा एक अंतिम निषेक बनना चाहिए, मतलब 9 बनना चाहिए। यहाँ पर उदाहरण में सब चयों को जोड़ करके 9 बनना चाहिए। तो किस स्थान पर जाकर के बनेगा, ये उनका सवाल है। बराबर। तो किस स्थान पर जाकर के बनेगा, ये गोपुच्छ विशेषों के द्वारा अंतिम निषेक तैयार करना। तो कितने गोपुच्छ विशेषों का एक अंतिम निषेक होगा, तो 1 गुणहानि अधिक 1, क्योंकि अंतिम निषेक में गुणहानि अधिक 1 चय होते हैं। 9 मतलब क्या है, वहां पर 1 ही चय है, इसलिए गुणहानि अधिक 1 9 आया और 9 गुणित 1 मतलब 9 ही हुआ। जैसे पहले गुणहानि में अपन देखते हैं कि 32 चय है, तो 32 चय कितने है, वहां पर 9 है। गुणहानि अधिक 1, गुणहानि अधिक 1 चयों का एक अंतिम निषेक बनता है। तो यहाँ पर गुणहानि अधिक 1 इतने चयों का जोड़ हो जाएगा तो वहां पर एक अंतिम निषेक बनेगा। तो उसको कौन से स्थान पर होगा, वो गोपुच्छ विशेषों का एक अंतिम निषेक कितने गच्छ जाने पर बनेगा, तो यहाँ कितने समय में बांधा हुआ समय प्रबद्ध होगा। ऐसा प्रश्न किया है, ये चरिताध्वा निदर से लेना, कौन से समय में बांधा हुआ है, कर्म स्थिति के पहले समय में, दूसरे समय में, तीसरे समय में, ऐसा वो गच्छ लेते हैं। तो उसका जवाब ये दिया है कि कर्म स्थिति के प्रथम समय से लेकर गुणहानि के अर्ध भाग के वर्गमूल से, गुणहानि का क्या करना, आधा भाग, और उसका क्या करना, वर्गमूल निकालना, आधे भाग का वर्गमूल निकालना, फिर वर्गमूल का दुगुना करेंगे और उसमें 1 अधिक करना। तो वहां पर अभी यहाँ पर अपन जैसे गुणहानि मानते थे 8, उसका आधा किया 4, उसका वर्गमूल हुआ 2 और उसका दुगुना किया 4, उसमें 1 अधिक किया 5। मतलब आपने इसमें 5वें स्थान पर जाने पर वहां पर क्या हो जाएगा, एक अंतिम निषेक बन जाएगा। तो ऊपर से देखो 10 में 1 चय बढ़ गया, 11 में 2 चय बढ़ गए, 12 में 3 चय बढ़ गए, तो कितने हुए 6, मतलब 4 स्थान हो गए और आगे क्या मिलाएंगे 5।
तो 10 हो गए, मतलब 9 एक अधिक कुछ चय बचते हैं वहां पर, पूरा ऐसा एक अंतिम निषेक नहीं बनता है। आपने वहां पर लिखा है ना वही चीज ऐसा लिखा है, मतलब आपको समझ में नहीं आया होगा इसलिए लिखा होगा। वो चय विशेष मिलाते हैं ना उसमें से, तो वो जो बचता है ना उसी में से मिलाते हैं वो। अभी वो दिखाएंगे क्षेत्र खंडन के माध्यम से। तो 5वें स्थान पर अपन जब गए, मतलब 5 निषेकों का जब जोड़ किया तो वहां पर चयों का जो संकलन किया वो 10 आया, मतलब 9 एक अंतिम निषेक है, उसमें एक चय अधिक आ गया केवल। तो वहां पर एक अंतिम निषेक बन गया ना वह, मतलब अपने हिसाब से वो बराबर आ गया। आगे का उस गुणहानि को लेकर के नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन इस एक निषेक को तो निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ इन्होंने गुणहानि का प्रमाण सब जगह बदल करके वो बताया है। क्योंकि आपने कहा ना गुणहानि जमा 1 से तय आएगा नवंबर, तो गुणहानि तो बढ़ी गया, गुणहानि जमा 1 से कहाँ है 5 से बढ़ गया। गुणहानि अधिक एक चयों का जोड़ एक अंतिम निषेक होता है, ऐसा बताया हमने। गुणहानि प्रमाण चय और उसमें एक अधिक इतने चयों का जोड़ मतलब अंतिम निषेक होता है। उतना स्थान आगे जाने पर नहीं कहा। अंतिम निषेक बनने के लिए कितने चय चाहिए? गुणहानि अधिक एक चय चाहिए। अब यहाँ से धीरे धीरे लेंगे थोड़ा, क्योंकि समझ में तो आया है, पूरा स्पष्ट हुआ है, क्लियर हुआ है, तो आपको भी स्पष्ट हो जाएगा पूरा। तो यहाँ उस भाषा में अलग अलग आचार्य ने भी हर निषेक में अलग अलग गुणहानि का प्रमाण लिया है, क्योंकि वो दूसरा भाग, चौथा भाग, छठा भाग वगैरह करना है तो 8 लेकर के नहीं कर सकते हैं, गुणहानि आयाम 8 मान करके नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसको दिखाने के लिए अलग से अंक संदृष्टि स्थापित की है। तो यहाँ कितना लिया गुणहानि का प्रमाण? 512 लिया। ये पढ़ना है ना यथा? हो, यथा गुणहानि का प्रमाण संदृष्टि में 512 है। गुणहानि का आधा यह है 256। यह अर्ध भाग का वर्गमूल है 16। आधा का प्रमाण यह है 32। गुणहानि के अर्ध भाग का वर्गमूल अनवस्थित भागहार है। इसको अनवस्थित भागहार कहते हैं। हर जगह अलग अलग होगा, एक समान नहीं होगा, इसलिए अनवस्थित भागहार कहा है यहाँ पर, क्योंकि यह अवस्थित नहीं पाया जाता। क्योंकि वह अवस्थित नहीं पाया जाता। प्रथम रूप के उत्पन्न कराते समय यह असंख्यात पल्योपम के द्वितीय वर्गमूल प्रमाण होता है, क्योंकि सब गुणहानियां असंख्यात पल्योपम के प्रथम वर्गमूलों के बराबर हैं। आगे वह एक रूप प्राप्त होने तक हीन होता हुआ चला जाता है। अभी यहाँ पर मतलब कितने स्थान आगे जाने पर उस समय प्रबद्ध का जो संचय है, उसके जो गोपुच्छ विशेष है, उनके द्वारा एक अंतिम निषेक होता है। तो गच्छ का प्रमाण क्या कहा कि गुणहानि का आधा करके उसका वर्गमूल निकालना और उस वर्गमूल को दुगुणित करना, उसमें 1 मिलाना, इतने आगे जा करके बांधा हुआ जो समय प्रबद्ध है, कर्म स्थिति के पहले समय से इतना आगे जा करके बांधा हुआ जो समय प्रबद्ध है, उसके संचय जो हुआ है उसमें गोपुच्छ विशेषों का संकलन करेंगे तो एक अंतिम निषेक, मतलब वहां गच्छ गए उतने तो अंतिम निषेक बनेंगे और एक अधिक अंतिम निषेक बनेगा। उसको अभी क्षेत्र खंडन के विधान से बताएंगे। इस संदृष्टि का इतना खुलासा स्पष्ट हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। हाँ, आधा करके गुणहानि का आधे के वर्गमूल का दुगुना करना और एक अधिक करना, करेक्ट, वो गच्छ का प्रमाण है। समझ 33 यहाँ पर लिया उन्होंने अंक संदृष्टि में। बराबर। अपन अपने गुणहानि का प्रमाण लेकर के करते तो 5वां निषेक आता है, मतलब 5वां समय आता है। बराबर। इस संदृष्टी का अर्थ त्यांना कहते हैं। 5वा काढून दाखवा म्हणजे सोपं जाईल, काय झालं 5व्या याच्यात मगापासून सांगते। तर कर्म स्थिति से क्या करना है? 1 समय, 2 समय, 3 समय, 4 समय से 5 समय ऐसा निकाल रहे। तो इसका जो संकलन संचय है वो कितना है? इसका एक अंतिम निषेक प्रमाण है। दूसरे का संचय कितना है? 10 और 9 है। तो यहाँ इसमें अंतिम निषेक कितने हुए? 2 हुए। चय कितना हुआ यहाँ पर? 1 हुआ। मतलब इसको अलग करेंगे तो 9 अधिक 1 करेंगे ना। बराबर। हाँ।
फिर जो तीसरा समय है उसका जो संचय है वो कितना है? 3 अंतिम निषेक है, मतलब हाँ 11, 10 और 9। मतलब यहाँ क्या है? ये 9 तो एक है, यहाँ पर ये 9 अलग करेंगे और 1 अधिक करेंगे, 2 अधिक करेंगे। हाँ। तो कितने चय हो गए? 3 चय हो गए। तो कितना इन चयों का जोड़ कितना हुआ? 3 हुआ। तो इस प्रकार चयों का जोड़ एक अंतिम निषेक प्रमाण होना चाहिए, वो किस स्थान पर होगा ये प्रश्न है यहाँ पर। हाँ, तो अभी चौथे समय का जो संचय है वो कितना है? इधर नीचे लिखती हूँ अब। 12, 11, 10 और 9 इतना संचय है। तो इसके चय अलग निकालेंगे। 3 किती झाले? या कितने में? 6 हो गए। अब जो 5वां समय प्रबद्ध है, 5वें समय में बांधा हुआ समय प्रबद्ध, उसका संचय कितना है? 5 निषेक है अंतिम। 13, 12, 11, 10 और 9। तो 9, 9, 9, 9, 9 और इसमें 1 अधिक, 2 अधिक, 3 अधिक, 4 अधिक। तो इसका जोड़ कितना हुआ? गोच्छ का 10 हुआ। तो अंतिम निषेक से अधिक हो गए ना, तो एक अंतिम निषेक वहां पर हो गया। तो ये कितने वाला स्थान है? कितने समय में बांधा हुआ है? 5वें समय में। मतलब उसी को आचार्य ने किस भाषा में कहा? गुणहानि का आधा करना। यहाँ पर अपनी गुणहानि कितनी है? 8 है, उसका आधा करना 4 और इसका कितना है? 4। इसका वर्गमूल निकालना 2, तो कितना हुआ? 2 और इसका दुगुना करना 4 और अधिक इसमें 1 मिलाना 5। कितना हो गया? 5। आले का? तो 5वें। इसी को आचार्य ने यहाँ 8 की जगह क्या रखा है? 512 रखा है। गुणानि का प्रमाण 512 बटे 2 बराबर हुआ 256। इसका वर्गमूल निकालना 16 का 32, 2 गुना करना 2 गुना 32 अधिक और 1, उसमें 1 मिलाना तो 33। मतलब 33वें स्थान पर जाने पर 512 यदि हम गुणानि मानते हैं तो 33वें समय में जाएंगे तो वहां के समय प्रबद्ध के संचय के भागार में, संचय में जो गोपुच्छ विशेष होंगे उसका संकलन एक अंतिम निषेक प्रमाण होगा। मतलब अंतिम निषेक और सब अलग ही मानना पड़ेगा, 6 वगैरह सब अलग ही होगा। इसलिए ये खाली वो गुणहानि का वो निकालने के लिए उन्होंने किया है, इससे कुछ अपना ये होता नहीं है। अब आगे नाही बरोबर आहे, असू दे, काय नाही, सांगा। अभी इसको आगे डायरेक्ट इस संचय का भागार भी निकालते हैं। देखो आगे वाचू काय? तिथेच एक ओळ पुढं इस संदृष्टि का अर्थ कहते का नको? इसकी हाँ अनवस्थित भागार का वाचा की तेवढे यथा अनवस्थित भागहार का गुणहानि के प्रमाण में भाग देने पर भागहार से दुगुना आता है। है ना, अभी अनवस्थित भागार कितना हुआ? वो वर्गमूल जो आता है उसको अनवस्थित भागार कहते हैं। जैसे यहाँ 256 का वर्गमूल कितना है? 16, इसको अनवस्थित भागार कहते हैं। और इसका दुगुना किया वो अनवस्थित भागार का, तो कितना आया? 32 आया और उसमें 1 अधिक किया। इस लब्ध में 1 मिलाने पर जो प्रमाण हो उतना आगे जाकर बांधे हुए समय प्रबद्ध के संचय का भागहार 1 अधिक जितने स्थान आगे गए हो उससे अंतिम निषेक के भागहार को भाजित करने पर उनमें 1 खंड के बराबर होता है। सीधा उस समय प्रबद्ध का पूरा भागहार भी निकल गया। क्या किया? इसको जितने स्थान हम आगे गए हैं उससे क्या करना? अंतिम निषेक अंतिम निषेक का भागहार, अंतिम निषेक का ही लिया ना। अंतिम निषेक के भागहार में जानते हुए समय प्रत्येक संचय का भागहार 1 अधिक जितने स्थान आगे गए हो उससे अंतिम निषेक के भागहार को भाजित करने पर। अब यहाँ पर अंतिम निषेक
भागार। अब जो जितनेवा स्थान आया है ना यहाँ पर 33वां आया समझो, या अपने गुणानी के अपेक्षा से 5वां स्थान आया है, उसमें और एक अधिक करके अंतिम निषेक के भागार को भाग देना। तो यहाँ अभी विवक्षित स्थान आया था, उस विवक्षित स्थान में एक अधिक करना और अंतिम निषेक के भागार में भाग देना। तो डायरेक्ट उस समय प्रबंध के संचय का भी भागार आ जाएगा। तो यहाँ जैसे अंतिम निषेक का भागार कितना है अपना 700 माना हुआ, विवक्षित स्थान 5 है, अधिक 1 किया मतलब क्या हो गया 7, 6 हो गया। तो यहाँ पर 6300 बटे 700 भागार में 6 है तो ये गुणकार में चले जाएंगे। तो कितना हो गया ये 9 सख्ख 54 हो गया। तो 5 अंतिम निषेक मतलब 9 गुना 5 हो गया और एक अंतिम निषेक उसमें जोड़ दिया। ये जो 54 आया है ना, मतलब वो अपने हिसाब से 55 आता है, लेकिन यहाँ पर उतने ही अंतिम निषेक निकालना है ना, इसलिए 54 मतलब 5 अंतिम 5वां समय है तो 5 अंतिम निषेक तो है ही, और गोपुच्छ संकलनों का जो जोड़ है वो एक अंतिम निषेक है, बराबर 6 हो गए। तो 6 अंतिम निषेक हो गए ना यहाँ पर। हाँ 54 मतलब क्या हो गया 6 अंतिम 9 गुणित 6 हो गए। 9 गुणित 5 तो यहाँ पर एक कॉमन है ना, ये 1 2 3 4 अंतिम निषेक 9 1 2 3 4 5 एक कॉमन रूप से मतलब समपट्टी का रूप से निकाले तो वो 5 अंतिम निषेक हुए थे, और इन सब का जोड़ किया तो वो एक अंतिम निषेक। तो इसलिए कितना हो गया वह 9 1 मतलब 6 हो गए ना ये। हाँ 9 गुणित 6 9 से 54 हो गया, बराबर। ऐसा नहीं कर, मतलब जो उतना बस स्थान है ना उसमें एक अधिक करके अंतिम निषेक के भागार में भाग दो तो डायरेक्ट उतने निषेक आ जाते हैं। अब 2 अधिक जब आएगा ना वहां पर 2 अंतिम निषेक, तो वहां पर वो 9 गुणित उतने वो जो कच्चे होगा उतना आएगा, और 9 गुणित 2 करके उसमें जोड़ दो वो डायरेक्ट आता है। वो उस समय देखेंगे। हाँ, मतलब यहाँ पर क्या निकाला केवल उन्होंने कि डायरेक्ट उस संचय का भागार अंतिम निषेक गोपुच्छ विशेषों के द्वारा एक अंतिम निषेक बनाया है, और जितने अपन गच्छ गए उतने अंतिम निषेक तो उसमें है ही, बराबर। इसलिए 5 गच्छ हुआ तो 5 अंतिम निषेक है, और गोपुच्छ विशेषों का एक अंतिम निषेक, बराबर। ऐसे पूरे एक साथ इस भागार से निकल गए करेक्ट, सब अंतिम निषेक। बराबर। सोप। हाँ, अब आगे क्षेत्र खंडन विधान से इसी को दिखाते हैं। चलो थोड़ा सा वो आपने बताया ना वैसा ही है, थोड़ा सा अलग किया है इन्होंने। शंका वह कैसे जाना जाता है? समाधान इस शंका का उत्तर कहते हैं, यहाँ अंतिम निषेक प्रमाण विस्तार वाले और जितने स्थान आगे गए हैं उतने आयाम वाले क्षेत्र को छिलकर अलग रखने पर उसमें जितने स्थान आगे गए हैं उतने अंतिम निषेक प्राप्त होते हैं। पुनः निकाले हुए शेष क्षेत्र को इस प्रकार स्थापित कर बीच में से फाड़कर और उल्टा कर दूसरे क्षेत्र के पार्श्व भाग में मिला देने पर एक का आधा अधिक गुण हानि के अर्ध भाग के वर्गमूल प्रमाण विष्कंभ होता है, और आयाम एक कम जितने स्थान आगे गए हैं उतना होता है। इतना करू फिर अनवस्थित भागहार रूप विष्कंभ से लब्ध मात्र आयाम के गुणित करने पर गुण हानि मात्र गोपुच्छ विशेष होते हैं।
32 गुना 16 बरोबर पुन्हा 500. उन बच्चे हुए पुनः उन बचे हुए अनवस्थित भागहार मात्र गोपुच्छ विशेषों में से एक गोपुच्छ विशेष ग्रहण कर मिला देने पर एक अंतिम निषेक उत्पन्न होता है. इसको आपने लिखा है ना वहाँ वही चीज है ऐसा. उसको ये कहाँ से ये अलग पुनः उन बचे हुए अनवस्थित भागहार मात्र गोपुच्छ विशेषों में से वो कहाँ से लाए ऐसा वो भी आ गया समझ में. उसको पूर्व निषेकों में मिलाने पर एक अधिक जितने स्थान आगे गए हैं उतने अंतिम निषेक होते हैं. पुनः इन अंतिम निषेकों की शलाकाओं से अंतिम निषेक के भागहार को अपवर्तित कर उपस्थित गोपुच्छ विशेषों के लाने के लिए कुछ कम करने पर इच्छित भागहार होता है. अभी सकते हैं आचार्य ने कहा है उस प्रकार से अपन करते पहले बीच में से फाड़ कर ऐसा करते हैं ना वहाँ, इसलिए एक तरफ ही उसको गोपुच्छ निकाल करके करते हैं. हाँ, तो यहाँ पर अपना जो गच्छ है, गच्छ कितना ये पूरा क्षेत्र हो गया. जैसे अभी 33 उन्होंने माना है वो मान करके यहाँ किया है वो मान करके करो या 5 मान करके करो तो भी आता है. तो यहाँ ये पूरा क्षेत्र है. तो इसमें क्या करना है, अंतिम निषेक प्रमाण जितना अपना गच्छ है उसको फाड़ना है, अंतिम निषेक प्रमाण से फाड़ना है. तो यहाँ पर ये गच्छ अपना कितना है, यहाँ माना हुआ अभी 33 है. अभी क्या था ना वो अनवस्थित भागाहार 16 उसे दुगुना किया 32 और उसमें एक मिला है 33. तो 33 समय जाने पर वहां जो बांधा हुआ समय प्रबद्ध है उसके गोपुच्छ विशेषों का संकलन अंतिम निषेक प्रमाण होता है. ये निकाला है. तो यहाँ पर ये क्या करना है, यहाँ इसको समपट्टी का रूप से यहाँ फाड़ दो ऐसे. हाँ काढलं तरी चालेल असं, निकाला तो भी चलेगा ऐसा. तो यहाँ पर ये 33/9 ऐसा क्षेत्र निकल गया. बाजू में इसको निकाल दो. एक क्षेत्र कितना हुआ, पहले ये मूल क्षेत्र इसमें से इतना फाड़ो. कितना फाड़ना, अंतिम निषेक 9 प्रमाण और ये 33 गच्छ प्रमाण. तो ये कितने निषेक हो गए, 33 निषेक हो गए अंतिम निषेक. अब यहाँ पर जो शेष रहा है क्षेत्र, तो शेष क्षेत्र ये त्रिकोण है. तो इसको बीच में से फाड़ो. बीच में मतलब यहाँ पर ये गच्छ कितना है 33 है, तो बीच में मतलब कितना आएगा 16.5 आएगा. 16.5 में से आप फाड़ेंगे तो यहाँ पर ये शून्य है, यहाँ जेरो या कुछ भी चय नहीं है, वो यहाँ मिल जाएगा. इसका टोक यहाँ मिल जाएगा और इसका ये है वो यहाँ पर मिल जाएगा. तो ये 16.5 है, यहाँ पर भी यहाँ पर ही निकालते हैं अलग से. हाँ हाँ वो एक 6 अधिक है इसलिए तिरछा निकाला है. ये इसका जो प्रमाण है ना बीच का वो बड़ा बड़ा है इसलिए तिरछा निकाला है. इसकी लंबाई जो है वो 33 ही है. ये बड़ा इसलिए निकालते हैं कि ये ज्यादा ऐसा नहीं निकालना, ये 33 ही है. लेकिन यहाँ पर एक 6 है, यहाँ 2 6 है, या 3 4 5 6 7 8 9. हाँ यहाँ पर कितना आएगा, बीच में से फाड़ा इसलिए यहाँ पर 16.5 आएगा. 16.5 नहीं, ये गच्छ 16.5 होगा. लेकिन यहाँ पर जो 6 होंगे वो 16 होंगे. यहाँ पर वो 16 के आगे 16 आएंगे बराबर. इसके ऊपर के जो 16 है वो यहाँ आएंगे, फिर यहाँ ये ऐसा जुड़ जाएगा. तो ये पूरा कितना हो गया, ये 32 है क्योंकि एक अंतिम निषेक और इसमें 32 चय है. यहाँ 33वां क्रमांक है ना यहाँ,
ऊपर से नीचे ऐसा लिया है। तो यहाँ 33 मतलब एक अंतिम निषेक और 32 चय ऐसा है। तो ये 32 चय हुए और इसकी लंबाई कितनी हुई, ये 16.5 हो गई, क्योंकि 33 के बीच में से काटा है इसको। तो कितने हो गए, 16.5। इसलिए उन्होंने ऐसा लिखा है ना वहां पर, आधा अधिक, एक आधा अधिक, एक का आधा अधिक, एक का आधा अधिक गुणहानि के अर्ध भाग के वर्गमूल प्रमाण विष्कंभ होता है। मतलब यहाँ एक का आधा ये हो गया अधिक, और गुणहानि के आधे का वर्गमूल, गुणहानि के अर्ध भाग का वर्गमूल हो गया 16, और इतना गुणित करने में आ गए, वर्गमूल प्रमाण विष्कंभ होता है, विस्तार होता है। और आयाम इधर से भी फाड़ा तो चलेगा ना, ऐसे कैसे होगा? हाँ नहीं, मेरे को ना ये 16.5 ऐसा इधर से यहाँ तक लेना, मतलब ये 16.5 और ये 32 गुणित 16 हो गया, और ये आधा अधिक हो गया यहाँ पर। ये यहाँ तक 16 होगा और इसके ऊपर आधा, और इसकी उसकी लंबाई कितनी हो गई 32। तो 32 गुना 16 करेंगे तो कितना हुआ 512, मतलब एक गुणहानि प्रमाण 6 हो गए। यहाँ पर कितने 6 हो गए ये, क्योंकि 512 के गुणहानि माने ना, तो एक गुणहानि प्रमाण 6 हो गए। तो इसके द्वारा इसमें और एक 6 मिलाना पड़ेगा, तब अंतिम निषेक होगा। वापिस कहती हूँ, थोड़ा धीरे धीरे एक समझ में आएगा कि फिर आगे सब समझ में आएगा। इसका जो विस्तार है वो 32 है, और इसकी जो लंबाई है वो 16 और आधी अधिक है। तो ये 16/32 इतना जो चय है, इनके द्वारा एक गुणहानि प्रमाण 6 हो गए। कितने 6 हो गए, एक गुणहानि प्रमाण 6 हो गए, क्योंकि 32 गुना 16 मतलब 512, एक ही चय का प्रमाण है, तो 512 मतलब गुणहानि प्रमाण 6 हो गए। और इसमें अंतिम निषेक प्रमाण करने के लिए एक अधिक और चय जोड़ना पड़ेगा। 9 चयों का एक अंतिम निषेक होता है ना यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर ये जो बचे हुए हैं भैया, शेष बचे हुए गोपुच्छ विशेष है ना, ये अधिक बचे, मतलब पूरा वो अंतिम निषेक प्रमाण नहीं होते, चय अधिक होते हैं। तो उन चयों में से एक चय लेकर के वो कितने चय बचे हुए हैं, यहाँ पर 32 आधा मतलब 16 है, तो उसमें से एक लेकर के इसमें मिला दो तो अंतिम निषेक प्रमाण बनता है। वापिस कहती हूँ अपना मैं समझती हूँ, ये अपना छोटा सा लेकर के करेंगे तो और अच्छा रहेगा। हाँ तेज की अपन उतना करेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। तो एक अच्छे कितना है अपना 5 है, ऐसा 5 है, और यहाँ पर ये 9 है। 9/5 का इसको अलग निकालो। अभी जो ये बचा हुआ क्षेत्र है इसमें चय कितने हैं, 4 है। 4 चय है। फिर यहाँ इसको अलग क्षेत्र को निकालो, त्रिकोण क्षेत्र को, इसको बीच में से फाड़ो तो 2.5 होगा ना, ये 5 का आधा 2.5 होगा। उसको इधर रखो। तो यहाँ कितना क्षेत्र बनेगा, ये 4 होगा और ये 2.5 होगा। तो यहाँ पर 2 करेंगे तो 4 गुना 2 8 हो जाएगा, मतलब एक गुणहानि प्रमाण 6 हो गए। और यहाँ ये ऊपर आधा अधिक है और वो ये कितना है 4 है, तो 2 हो जाएगा ना वहां पर।
तो उसमें से एक चय लेकर के इसमें मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, 9 चय हो जाएंगे, मतलब 9 अंतिम निषेक प्रमाण हो जाएगा। ऐसा यहाँ किया हुआ है। हाँ, एक तो शेष इसलिए कहा ना वहां पर अपना 55 आया था ना वहां पर, और यहाँ पर 9 गुणित 6 54 किया है, तो एक अपना शेष बच गए ना वहां पर वापिस। समझ में है? अभी यहाँ पर ये 4/आधा है, 4/आधा है मतलब 2 है, 4 गुणित आधा, तो इसका अर्थ क्या हुआ 2, मतलब 2 चय रहे हैं, तो इसमें से एक चय लेकर के इसमें मिला दिया तो क्या होगा, 1 गुना आने अधिक 1 चय, और 1 चय और इसमें अधिक संचय में और एक अधिक है, इसलिए अपना 55 जोड़ होता है ना, 9 गुणित 6 54 हो गया और 1 अधिक 55 हो गया। एक एक शब्द लग गए, इसलिए अच्छा लगा उसमें से। क्या चाह रहा हूँ का एक एक शब्द लेकर के देखो तो बराबर। हाँ, अभी ये निकालो ना आप, इतनी मेहनत करो। वापस नहीं करूंगी। हाँ, ये अभी ये निकाल रही हूँ ना, ऐसे निकालना है ना वहां पर। पहले ये पूरा क्षेत्र निकालो, फिर अंतिम निषेक प्रमाण से जो गच्छ है उतने प्रमाण फाड़ो उसको, फिर त्रिकोणाकार क्षेत्र रहता है, और आपने किया वैसा भी आता है। आपने विकास भैया ने ऐसे दिखाया था, दोनों तरफ से चय निकाल करके ऐसा करते हैं ना त्रिकोण। तो यहाँ पर अंतिम निषेक प्रमाण से जो गच्छ प्रमाण है उतना ये फाड़ो बीच में से, और इधर ये त्रिकोण रह गया, ये त्रिकोण रह गया, तो यहाँ पर कितना, ये 16 है और ये 16 है, यहाँ 32 है ना, और ये 9 निषेक प्रमाण, और इधर 32 और इधर 16 और इधर 16 है, और ये कितना है यहाँ पर 33 है। हा? लेकिन यहाँ तो 0 है, या नीचे एक चय है उसमें कितना है, आधा चय है, और इधर आधा चय है, आधे आधे चय इधर लेते हैं ना, तो एक चय में से इधर आधा और इधर आधा हो जाएगा, और इसको अपन इसके ऊपर इसका उल्टा करके रखेंगे। तो मतलब ये यहाँ नीचे रखेंगे तो यहाँ कितना आएगा, और आधा आएगा ना, ये आधा इस पर आएगा, और यहाँ पर ये 16 आएगा, मतलब ये आधा है और ये 16 आएगा, तो ये 16.5 हो गया, और ये कितना हो गया, 32 हो गया। 32 और ये 16.5 हो गया, तो इसमें से 16 लेकर के 32 से गुना करो तो एक गुणहानि प्रमाण 6 हो गए, और इसमें आधा 16 रहे हैं, वे आधा 32 रहे हैं, मतलब 16 रहे हैं, उसमें से एक लेकर के उसमें मिला दो तो पूरे एक अधिक गुणहानि प्रमाण 6 होते हैं, और 15 वहां पर शेष रहेंगे, क्योंकि 33 का गच्छ माना है ना, तो 15 रह जाएंगे ना वहां पर। 16 चय रहे हैं, ये कितने चय हो गए, 32 गुने 16 मतलब एक गुणहानि प्रमाण 6 हो गए, और ये 16.5 है ना, तो यहाँ पर ये आधा, ये 32, ये ऐसा 32 है और ऐसा 16.5 है, तो इधर से निकालना पड़ेगा अब इसका। हाँ, ये 16 यहाँ तक ले लो और ये 32 ले लो, तो ये पूरे कितने चय हो गए, 16 गुणित 32 मतलब गुणहानि प्रमाण 6 हो गए, तो 512 हो गए। और यहाँ पर ये आधा और गुना 32 है, 32 गुना आधा, तो कितना रह गया, 16 रह गया, तो इसमें से एक इसमें दे दिया है, 15 रह गए यहाँ पर, मतलब उस स्थान पर इतने 6 और बचेंगे, एक अंतिम निषेक होकर के और इतना 6 रहेगा। ये आगे सब जगह बताया, अब एक लग गया तो अब आगे सब लग जाएगा। अब और सूत्र के माध्यम से निकालना है गच्छ, एक क्षेत्र विधान के माध्यम से निकाला। यहाँ पर एक अंतिम निषेक होकर के अधिक 15 चय रह गए वहां पर, मतलब ये अंतिम निषेक प्रमाण नहीं होते, अंतिम निषेक प्रमाण होने के लिए 513 होना पड़ेगा ना, लेकिन इतने मतलब 16 चय शेष थे, उसमें से एक लेकर के इसमें मिला दिया, 15 रह गए ऐसा।
हाँ, मतलब एक अंतिम निषेक बराबर नहीं होता है वहां पर, ये हमारे भी पहले शंका थी, क्योंकि यहाँ पर 10 रह रहे थे ना, वहां पर 55 हो रहे थे। मैंने कहा यहाँ पर एक अंतिम निषेक से अधिक हो गया, मुझे लगा कि वो वास्तव में गणित में होता होगा ऐसा, लेकिन वास्तविक गणित में भी वैसा पूरा नहीं होता है कि वहां पर भी अधिक चय बचते हैं, उसमें से एक लेकर के इसमें गुणहानि प्रमाण चय में जोड़ दिया तो एक अंतिम निषेक बन गया, और कुछ चय वापिस शेष रहेंगे वहां पर। अभी आगे सूत्र के माध्यम से गच्छे का प्रमाण और गच्छे का आधार लेकर के संकलन का प्रमाण, ऐसा दोनों निकालते हैं, फिर उसको बाद में देखेंगे। इतना पढ़ना हो तो वापिस एक बार पढ़ लो वापिस। यहाँ अंतिम निषेक प्रमाण विस्तार वाले और जितने स्थान आगे गए हैं उतने आयाम वाले क्षेत्र को छीलकर, मतलब 9/33 ऐसे क्षेत्र को छील करके अलग किया। मतलब अंतिम निषेक से जहां तक का संचय लिया है वहां तक का पहले क्षेत्र बना दो, उसमें से एक अंतिम निषेक प्रमाण और गच्छे प्रमाण ऐसे एक फाली निकाल करके अलग करो, तो कितना हो गया? 9/33 हो गया। पुनः निकाले हुए इस शेष क्षेत्र को वो त्रिकोणाकार रहेगा। इस प्रकार संतुष्टि मूल में दिया। हमारे यहाँ पर भी आपके इसमें त्रिकोण किया है क्या? पुरानी किताब में किया है, हमारे यहाँ नहीं किया, वो सीधा ही किया है। स्थापित कर बीच में से फाड़कर, उसको बीच में से फाड़ो और उल्टा कर दूसरे क्षेत्र के पार्श्व भाग में मिला देने पर, ऐसा उभा ही किया है उन्होंने, शायद ऐसे फाली फाड़ी है और इधर उल्टा किया है। विष्कंभ होता है, आड़ा नहीं किया, ऐसा उल्टा किया, दोनों तरफ से आता है, लेकिन यहाँ ऐसा विष्कंभ लेते हैं और ऐसा आयाम लेते हैं, इसलिए आयाम से फाड़ना उसको। दूसरे क्षेत्र के पार्श्व भाग में मिला देने पर एक का आधा अधिक गुणहानि के अर्ध भाग के वर्गमूल प्रमाण विष्कंभ होता है। मतलब 16.5 ऐसा किया जैसे अपन ये निकाली थी ना, वैसा दूसरा वो विकास ने किया था वैसा। लेकिन वो बीच में से फाड़ने का बोल रहे हैं ना, इसलिए वो पूरा त्रिकोण क्षेत्र एक ही निकाल करके उसको बीच में से फाड़ना है, ऐसा लिखना। विष्कंभ होता है। आयाम एक कम जितने स्थान आगे गए, मतलब 32 हो गया। एक जितने स्थान आगे गए मतलब 33 गए हैं, तो उसमें एक कम किया, तो एक कम जितने स्थान आगे गए उतना होता है। फिर अनवस्थित भागारूप विष्कंभ से लब्ध मात्र आयाम के गुणित करने पर, अनवस्थित भागार कितना है? 16 और विष्कंभ कितना है? 32। उससे नहीं, अनवस्थित भागार यही विष्कंभ है, रूप विष्कंभ से मतलब वो आधा अधिक है वो नहीं लेना, जितना अनवस्थित भागारूप विष्कंभ है उतना लेना, और उसको आयाम से गुणित करने पर गुणहानि मात्र गोपुच्छ विशेष होते हैं। मतलब 32 गुणित 16 मतलब 512 हुए। पुनः उन बचे हुए अनवस्थित भागार मात्र गोपुच्छ विशेषों में से, अब बचे हुए मतलब कहाँ से बच गए ऐसा लगता है ना, तो बचे हुए मैंने आधा विष्कंभ और आयाम 32 ऐसा बचा हुआ है शेष, तो उस अनवस्थित भागार मात्र गोपुच्छ, बचे हुए अनवस्थित भाग मतलब 16 ही बच गए ना, अनवस्थित भागार मात्र गोपुच्छ विशेषों में से कितने बचे हैं वहां पर? 32 गुना आधा मतलब 16 बचे हुए हैं। उसमें से एक गोपुच्छ विशेष ग्रहण कर मिला देने पर एक अंतिम निषेक उत्पन्न होता है। उसको पूर्व निषेकों में मतलब 33 गुणित 9 है ना, वहां पर सब गच्छ प्रमाण अंतिम निषेक आए हुए हैं, उसमें मिला दो, तो एक अधिक जितने स्थान आगे गए हैं उतने अंतिम निषेक होते हैं। मतलब 34 गुणित 9 अंतिम निषेक हुए, 34 हुए ना, ये 33 गुणित 9 हुए थे और एक अंतिम निषेक गोपुच्छ विशेषों में से तैयार हुआ, तो एक अधिक जितने आगे स्थान गए हैं उतने अंतिम निषेक होते हैं। जैसे अपने 5 हुए थे तो 6 अंतिम निषेक हुए। पुनः इन अंतिम निषेकों की शलाकाओं से मतलब 6 अंतिम निषेक हुए ना, या यहाँ पर 34 अंतिम निषेक हुए, उसको अंतिम निषेक के भागार को अपवर्तित करो। अभी निकाला था सीधा, मतलब समय प्रबद्ध में से कितने अंतिम निषेक हुए वो निकालने के लिए 6300 में भाग दिया, मतलब 700/6 किया था और 6300 में भाग दिया तो 6 अंतिम निषेक आ गए।
अपवर्तित कर उपस्थित गोपुच्छ विशेषों के लाने के लिए कुछ कम, उपस्थित गोपुच्छ विशेष मतलब अभी बचे हुए भी गोपुच्छ विशेष है ना, 15 बचे हुए हैं, तो उस सहित लाना है तो भागाहार में और कुछ कम करना पड़ेगा। कुछ कम करने पर इच्छित भागाहार होता है। सगळे एक एक शब्द लागलाय त्या मतलब म्हणजे बहुत दिन से इसका नहीं लगा था अर्थ, आज लग गया। और आगे का भी सूत्र और वो भी नहीं लगता था, वो भी अच्छी तरह से लग गए हैं। ये ऐसा किया वैसा ही निकालो, नहीं तो दोनों तरफ से निकालो कि एक तरफ से? हाँ नहीं, बीच में से फाड़ने के लिए बोला है ना वो। हाँ इतना यहाँ से फाड़ना पड़ेगा ना फिर उसको बीच में से, तो इसको यहाँ ऊपर रखना पड़ेगा। एक तरफ निकालेंगे तो यहाँ ऐसे विष्कंभक की तरफ से वो फाड़ रहे हैं, तो यहाँ पर ये 32 है, ये 16 हो जाएंगे आधा करेंगे तो, और इसको ये ऊपर रखेंगे तो ये नहीं उल्टा हो जाएगा ना। हाँ नहीं ऐसा तो 32 है ना यहाँ पर फिर। इसलिए मैंने वो 33 का ऐसा फाड़ा था, वो 33 यहाँ था ना, यहाँ बीच में 16.5 आता है और ये 32 बराबर रह जाता है, तो ऐसा ही बराबर है। तो बीच में से कहाँ से फाड़ना, वो कैसे निकाले वो, मतलब कि दोनों तरफ से आते हैं ना वहां पर। ये ऐसा उन्होंने तो ऐसा सीधा ये कर दिया, ये त्रिकोण, और इसमें बीच में से फाड़ो और इसको इसके ऊपर रखो, तो ये 32 है, ये क्या हो जाएगा? नहीं 16 हो जाएगा ना वो वहां पर। विष्कंभ ही 16.5 कहते हैं ना वो वहां पर। नहीं फिर यहाँ पर ये जो चय है ना, यहाँ पर ये करो तो फिर वो आएगा बराबर। ये आधा चय और ये आधा चय इधर है वहां से, क्योंकि यहाँ पर अंतिम निषेक से अपन ने निकाला हुआ है ना, जो ऊपर अंतिम निषेक था यहाँ पर ये पूरा निकाला हुआ है, तो वो तो क्षेत्र बचेगा नहीं, उसके नीचे का क्षेत्र एक चय बचेगा। यहाँ पर ये समझो कि यहाँ पर ऐसा दोनों तरफ से निकाले अपन। तो यहाँ पर अंतिम निषेक प्रमाण से फाड़ना है, तो ये अंतिम निषेक प्रमाण से गच्छ प्रमाण फाड़ दे, तो ये 33 है और ये मतलब ये 33 है और ये 9 है। तो ये 9 पहला निषेक है, दूसरा निषेक 10 है, इसलिए 9 निकाला तो ये अंतिम का तो रहेगा नहीं कुछ, तो दूसरे नीचे जो है वहां पर क्या रहेगा? एक चय रहेगा, तो इधर आधा और इधर आधा चय रहेगा। तो यहाँ पर अपन इस क्षेत्र को जोड़ दो वापिस, ये त्रिकोण और ये त्रिकोण जोड़ दो यहाँ पर, तो ये आधा चय और ये आधा चय है, तो इसको बीच में से फाड़ दो यहाँ, और फाड़ करके इसको इधर रखो, तो यहाँ पर कैसा होगा? ये 16.5 हो गया, और इसकी ऊंचाई जो है वो कितनी हो गई? 32 हो गई, क्योंकि यहाँ पर ये 16 है और ये आधा है, तो ये 16.5 हो जाएगा, और यहाँ ये 32 ही ऊंचाई है, लंबा आयाम है, इसलिए 32 ही रहेगा। आयामी 32 कह रहे हैं ना वहां पर, वो विष्कंभ ऐसा लेते हैं। एक मिनट वापिस एक बार दो। हाँ, एक फिर अनवस्थित भागारूप विष्कंभ से, और उसको ही विष्कंभ कहा है उन्होंने।
निकाले शेष क्षेत्र को स्थापित कर बीच में से फाड़कर और दूसरे क्षेत्र के पार्श्व भाग में मिला देने पर एक का आधा अधिक गुना हानि के अर्ध भाग के मूल विष्कंभ होता है। मतलब ये ऐसे निकालो, यहाँ पर इसको बीच में से फाड़ करके, ये अंतिम निषेक प्रमाण है ना, ये बीच में से फाड़ और ये दो त्रिकोणों को जोड़ना वापस यहाँ पर, तो बराबर त्रिकोण हो जाएगा। वो त्रिकोण मतलब ये त्रिकोण बराबर हो जाएगा। हाँ? और इस त्रिकोण को बीच में से फाड़ना और फिर इसका आधा इधर रखना। तो यहाँ ये आधा है और यहाँ 16 है नीचे, तो यहाँ पर ये आधा और ये 16, तो 16.5 हो जाएगा। और ये 16 और ये आधा, तो 16.5 हो जाएगा। और ऊंचाई कितनी 32 है, 32 प्रमाण रहेगी। और इसमें से 32 गुणित 16 लेंगे, तो ये 32 लेंगे और ये 16 लेंगे, तो एक गुना हानि प्रमाण 6 होंगे। और इतने आधे गुने 32, 6 रहेंगे। ये ऐसी आकृति ये दोनों निकालो इसमें। मतलब यहाँ पर ये तीसरी निकालना अलग से, फाड़ना और फिर उसको उल्टा रखना ये अलग से। तो पहले ये आकृति, फिर इसमें से अलग निकालो, तो ये 9/33 ये दूसरी आकृति। फिर ये तीसरी आकृति में शेष बचा हुआ क्षेत्र, शेष बचा हुआ। फिर इसको बीच में से फाड़ना और इसको दोनों को ऐसे रखना। इस त्रिकोण पर तो ये 16 और ये आधा, और ये 16 और ये आधा मिलकर के 16.5 होगा। और ये 32 होगा। और इसमें से 16/32 लेना, उसके द्वारा एक गुना हानि प्रमाण 6 होंगे। 16 गुणित 32 गुणित 16। और ये शेष बचा हुआ आधा बटे 32, तो 16 है। क्या अर्ध रहे शिल्लक, इतने गोपुच्छ विशेष शेष रहे, उसमें से एक लेकर के इसमें जोड़ दिया, तो अंतिम निषेक हुआ। तो ये आकृतियां निकाले, पहली आकृति, फिर ये अलग निकाली हुई आकृति, फिर शेष बचा हुआ क्षेत्र, उसको बीच में से फाड़ दिया, ये बीच में से फाड़ दिया और फिर यहाँ जोड़ दिया। फिर उसमें से आधा जो है उसको अलग रखा और जो अनवस्थित भागार मात्र जो है उतने और एक कम गच्छ प्रमाण लंबाई वाले क्षेत्र में एक गुना आणि मात्र 6 होंगे। हे मधनं फाडलं इथून आणि हे उलट जोडलं इथं, ह्या भाग इकडे जोडला, तो ये 16.5/32 हो गया। फिर उसमें से 16/32 लेकर के एक गुण हानि मात्र 6 किए और जो गोपुच्छ विशेष रह गया था, इतने गोपुच्छ विशेष, उसमें से एक लेकर के जोड़ना। वो सूत्र के माध्यम से करेंगे वो बराबर आएगा, वो जो बच्चे वो समता स्वभावी आत्मा शोक स्थान रही। मैं योग के परिणाम को मात्र जानने वाला ही